बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज 7 रमज़ानुल मुबारक को भी रमज़ान और हम में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। अल्हम्दुलिल्लाह 7 रमज़ानुल मुबारक। और कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि पता नहीं चल रहा है कितनी जल्दी जल्दी रमज़ान महसूस नहीं हुआ। जब जिस वक्त रोज़ा लगता है ना उस वक्त थोड़ा सा महसूस होना शुरू होता है कि हाँ रमज़ान। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग के जितने फैंस हैं उनके लिए तो वैसे ही ज़बरदस्त वाली इंटरमिटेंट चल रही है, लेकिन रमज़ान में जो रूटीन है ना, सबसे चैलेंजिंग चीज़ मुझे लगता है सहरी में उठना है। आयशा, सहरी में उठना होता है। और दूसरा ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी एटलीस्ट यू कैन हैव वाटर, बट इसमें आप पानी भी नहीं पी सकते। बट इट्स नाइस अल्लाह के लिए कुछ ना कुछ तो फिर अपने नफ्स के लिए तो इबादत है ना, ये भी एक इबादत है। और लकी हैं वो लोग, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको ये रमज़ानुल मुबारक एक मरतबा फिर से मैसर आया है। रहमत का अशरा चल रहा है, इसके अंदर रहमत की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से ज़्यादा मांगिए कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम भी करे। अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर कामयाबी आपको चाहिए होती है वो सिर्फ आपको किस्मत से नहीं मिलती, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। बल्कि बहुत मेहनत नहीं, मुसलसल मेहनत हो, मुस्बत सोच होनी चाहिए। हाँ, प्लानिंग। पाकिस्तान में अगरचे के लोग ज्यादा इस चीज पे बिलीव करते हैं, हम ज्यादा इंशाल्लाह माशाल्लाह कौम है। अमल बहुत जरूरी है, अमल से जिंदगी बनती है। आपको पता है एक बुक भी लिखी गई है पाकिस्तानी कौम पर, द इंशाल्लाह नेशन। तो वो भी जरूरी है। फेथ कम्स फर्स्ट, आई ऑलवेज से, लेकिन उसके साथ साथ आपका अमल बहुत जरूरी है। अमल करेंगे तो उसके बाद नताइज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, जो लोग मुश्किलात को चैलेंज समझते हैं, कबूल करते हैं और फिर नाकामी से सीखते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। दुनिया में हमें मालूम है हर जो नया दिन है ना, रात के बाद वो इस चीज़ की उम्मीद लेकर आता है कि अभी आपके पास एक मौका मौजूद है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि कल आपकी बाकी मानदा ज़िंदगी का पहला दिन है। इट्स योर बर्थडे, सो री इन्वेंट करें अपने आप को। इन केस अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए या नहीं कर रहे जो करना चाहिए, तो टुमारो इज द फर्स्ट डे। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ गई, आपने कहा ना कि नाकामी से सीखना चाहिए, तो मुझे हमारे कैप्टन जो है रिजवान वो याद आ गए। या तो जीत होती है या फिर या आप लर्न करते हैं या आप हार जाते हैं। तो ये अभी तक हमारा मुसलसल लर्निंग फेज चल रहा है क्रिकेट को लेकर कम से कम। खैर, बढ़ते हैं। सबसे पहले बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। गजा के अंदर जंग से मुतासर जो फ़लस्तीनी हैं वो रमज़ान में अपना गम भुला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगियों की जाने वापस आएँ। आपको पता है कि लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए थे, अब दोबारा वापस आए हैं। तो जो शहरी हैं वो इफ्तार से पहले गलियों में जमा होते हैं, खेल कूद कर दिल बहलाते हैं और फिर इसी दौरान जो इज्तिमाई इफ्तार है उसका भी इंतजाम किया। बड़ी खुशी होती है इन तमाम लोगों को देखकर, जिस तरह से जुल्म सितम इन्होंने सहे हैं। उसके बाद अगर इस तरह का इनका बिहेवियर है, इस तरह का इनका एटीट्यूड है, तो इनको जो है ना हमें हैट्स ऑफ कहना चाहिए, इनको सल्यूट करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल जी, एक और ख़बर आपको देते हैं। मुल्क भर में आज भी सोने की कीमत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। वो तमाम लोग, वो तमाम ख़वातीन जिनको बहुत ही शौक है ना सोने की जेवर पहनने का, अब मजीद महंगा हो गया, मजीद आपको ना महंगा खरीदना पड़ेगा। 24 कैरेट सोने की कीमत जो है ना वो 3000 रुपए बढ़कर 3,07,000 रुपए तक हो गई है। ओह माय गॉड, मुझे याद है 14,000 तक का तो मुझे याद है 2013 मतलब ठीक है, ये मेरे दिल से निकला है। 14,000 तक का मुझे याद है। इसी तरह जो 10 ग्राम सोना है उसके दाम में भी इजाफा हुआ है। 2,571 रुपए उसमें इजाफा हुआ है और 2,63,203 रुपए तक अब जहां पहुंचा है। जबकि जो 22 कैरेट है, 22 कैरेट जो है उसका 10 ग्राम सोने का जो भाव है वो 2,359 रुपए बढ़कर 2,38,938। बेटी के लिए बनाना है, अभी से लेकर रख लें, ये 10 लाख तक ना पहुंचे। मैं ऐसी जनरेशन बड़ी कर रहा हूं जिसको सोने से गर्जी ना हो। ये सोना निकल जाना चाहिए जिंदगी से। पड़ेगा ना दूसरा वाला सोना, कान वाला सोना और दूसरे वाला सोना। इन एनी केस मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा चीज है जिंदगी में, एक्स्ट्रा खर्चा तो है। शादियों में तो बहुत एक्स्ट्रा है। मुझे याद है वो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे मुश्किल वक्त में बेटा काम आ जाएगा, बना दो। मुझे भी वैसे इतना बुजुर्ग भी चले गए, मेरे ख्याल में ये वाली रिवायतें भी चली जाए तो अच्छा है, ये ज्यादा बेहतर है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की बात करते हैं, जर्मन कार्स की बात करते हैं। मेरी बहुत फेवरेट है जर्मन कार कंपनी वॉक्सवैगन है, उसने सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी है। ये इंटरेस्टिंग खबर है हमारे पास। अच्छा जी, उसकी कीमत जो है $21,500 मुकर्रर की गई है। वॉक्सवैगन जो है इस वक्त कम बजट वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त इस मार्केट में चीन की कंपनी BYD और अमरीकी कंपनी टेस्ला सबसे आगे। अब इसकी दौड़ शुरू हो जाएगी, वैसे शुरू हो चुकी है। BYD is on number 1 and Tesla is on second in 2024। मुझे मैं सिर्फ टेस्ला को BYD has beaten दुनिया भर में सबसे ज्यादा, वो एक्सपोर्टर्स हैं बहुत बड़े। और पाकिस्तान में भी उन्होंने पहली गाड़ी डिलीवर कर दी है, पाकिस्तान में शुरू हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहरहाल जी, आगे बढ़ जाते हैं। आज 8 मार्च है, 8 मार्च 2025 और आज के दिन इसको इमरान तो भूल गए, इन्होंने मुझे विश नहीं किया, लेकिन मैं आप तमाम लोगों को विश करूंगी।
हैप्पी वुमेन्स डे आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी ने कहा था कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। ये जुमला मुझे समझ नहीं आता था, पहले रेडियो शोज़ में पढ़ते थे ना, लिखा हुआ मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता जब हमने वो वजूद जन का रंग अपनी ज़िंदगियों में देखा और उसके ज़रिए अपने आप को फ्लरिश होते देखा तो वक्त के साथ पता चला कि भाई ख़वातीन का कितना अहम रोल है। सो वो जिस भी किरदार के अंदर हैं, हम जैसे आप एक मुआविन के तौर पे, एक साथी के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरी विमेन जिसका हमारी जिंदगी में हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू जबरदस्ती वाला नहीं, सही वाला। तो सबका बहुत किरदार है, इसके बगैर डेफिनेटली कोई शोबा मुकम्मल नहीं है। और पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में तो बहुत ही सिग्निफिकेंट वे के अंदर ख़वातीन ने अपने आप को डेवलप किया है। पाकिस्तान के माशरे के अंदर हमने भी अपने आप को कोशिश की है कि इसके मुताबिक ढालें और साथ लेके चलें। इस दिन का मकसद जो है ना, वैसे वो हर शोबा ज़िंदगी के अंदर मौजूद जो ख़वातीन है उन्हें सराहना है, खिराज तहसीन पेश करना, उनको इंपॉर्टेंस देना है, उनकी जो अहमियत है उसके बारे में ना सिर्फ महसूस करना है बल्कि उनको बताना भी है और उनके जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको भी उजागर करना है। इस साल आलमी यौम ख़वातीन का थीम जो है वो रखा गया है इक़दामात में तेज़ी लाना, यानी कि अगर काम हो रहा है ख़वातीन की इक्वालिटी के लिए, उनके राइट्स के लिए, तो जो इक़दामात किए जा रहे हैं ना उनको तेज़ किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पैगाम जो है इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम सब मिलकर सिनफी मसावात के लिए इक़दामात पर तेज़ी ला सके। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के कुछ स्टैट्स जो हैं उनके मुताबिक मौजूदा रफ्तार से तरक्की जारी रही तो 2158 तक हम इक्वालिटी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक इसी पेस के साथ चलती रही, इसलिए हमें तेजी लाने की जरूरत है। एक लंबा सफर तो है, बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और इस सिलसिले में बहुत सारे इक़दामात में भी तेजी लाने की जरूरत है। हमने क्या किया, हमने आज एक तो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वो ख़वातीन जो न सिर्फ स्ट्रगल कर रही हैं बल्कि वो कामयाबी से स्ट्रगल कर रही हैं, और क्योंकि स्ट्रगल एक एजाज़ है, जो शख्स जहाँ पे भी बैठा है उसकी एक स्ट्रगल है, उसकी एक जर्नी है। एक तो वो बड़ी इंस्पिरेशनल है हमारे लिए और ख़ास तौर पे जो अचीवर्स भी कहेंगे, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ एक स्ट्रगल है ना। आप जहाँ भी पहुँच जाएं आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करने की जुस्तजू रहती है। तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है ये कहना कि वी ऑल आर स्ट्रगलिंग समहाउ, स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग गुड। तो उनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। वो अपने अपने एज ग्रुप के मुताबिक बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं और बहुत सारे लोगों की मशाल राह भी हैं। तो सबसे पहले हम पैनल का तारुफ कराएं। अच्छा, ये हमारा पैनल, हमारी ऑडियंस, उसके साथ हमारे पास एक दो डिबेटर्स भी मौजूद हैं। ये तमाम जो है ना ख़वातीन का आज हमारे पास पैनल मौजूद है और ये ख़ास तौर पर है ख़वातीन के आलमी दिन से मुतालिक। तो सबसे पहले हम जो है ना अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा देते हैं और फिर उसके बाद एक बड़ी स्पेशल स्पीच है हमारे पास, जो कि हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट हमारी लेके आई है। उनकी अपनी ज़िंदगी भी कमाल है, जो वुमेन राइट्स के लिए वो काम कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। सो सबसे पहले हमारे साथ इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में कन्वीनर इंटीरियर डिज़ाइनर कमेटी राबिया राहील साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज बड़े बिजी स्केड्यूल में से हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू राबिया फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। और इनके साथ पाकिस्तान और अमेरिका में माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम का हिस्सा रहने वाली मलिया हुसैन साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों शख्सियात को वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने भी वक्त निकाला। और फिर अगर कैमरा हमारा आपको दिखाएगा इस शॉट के अंदर तो आपको बहुत ज़बरदस्त, बहुत वाइब्रेंट किस्म के कुछ चेहरे पार्टिसिपेंट्स हमारे नज़र आएंगे जो कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं और बहुत कमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आई थिंक वी शुड गो फॉर द स्पीच एंड देन टू ऑल द पैनलिस्ट्स। हम पैनलिस्ट के ऊपर बाद में जाएंगे जो हमारी ऑडियंस का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले हमें ख़वातीन को खिराज तहसीन भी तो पेश करना है ना। तो उसके लिए हमारे साथ आज यूथ पार्लियामेंट से दो रिप्रेजेंटेशन मौजूद हैं, ज़ूबिया एंड फातिमा। उनसे हम कहेंगे कि वो खिराज तहसीन पेश करे। आप दोनों में से पहले कौन स्टार्ट करना चाहेगा? ज़ूबिया। यस, आज तो दिन भी आपका है, फ्लोर भी आपका है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने जिक्र किया कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो आज हम सब मौजूद हैं यहाँ पे उस कायनात में रंग भरने के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और एम्पावरमेंट का मतलब है इख्तियार। इख्तियार का मतलब है कि किसी भी खातून को वो हक देना जिसका वो बुनियादी हक रखती है, कोई इख्तियार देना। इख्तियार उसका ये हो सकता है कि वो चूज़ करे कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे आगे बढ़ना चाहती है, वो ज़िंदगी में किसको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहती है या वो किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहती है। अगर हम ख़वातीन को एम्पावर करेंगे, बाइख्तियार बनाएंगे, तो इससे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो ख़वातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेगा। इस प्रोसेस की वजह से जब खातून या कोई भी बच्ची फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी तो उसके पास ये इख्तियार ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि वो अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बाइख्तियार फैसला कर सके। अदरवाइज़ वो वल्नरेबल ही रहेगी अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। और शॉर्ट में ख़वातीन के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि घर बैठने से ख्वाब मुकम्मल नहीं होते और सिर्फ ख्वाहिशों से ख्वाब मुकम्मल नहीं होते। अगर आप ख्वाहिशें और अपने ख्वाब मुकम्मल करना चाहते हैं, मंजिलों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करना होगी, मेहनत करना होगी और आगे बढ़ना होगा ताकि आप अपने मुल्क के लिए भी बेहतर काम कर सकें। वाओ, क्लैपिंग। वेरी नाइस, सो ग्लैड, वेरी नाइस मैसेज। नेक्स्ट फातिमा। थैंक यू सो मच। मेरे लिए एक बहुत ही एजाज़ की बात है कि मैं आज हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे बैठ के ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान की ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश कर रही हूँ।
पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो हिमालय के पहाड़ों से लेके बलूचिस्तान के गांव तक और सिंध के सहराओं से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां की हमारी ख़वातीन ने दुनिया में अपना लोहा ना मनवाया हो। चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मैशियत हो, चाहे वो कारोबार हो, खेल हो, आपकी इंटरटेनमेंट हो, तालीमी मैदान हो, आपकी IT हो, हर जगह हमारी ख़वातीन ने एक अपना मकाम पैदा किया है। और हमारी जो तारीख़ है पाकिस्तान की, वो ऐसी ख़वातीन से भरी पड़ी है जिन्होंने दुनिया में मिसालें कायम की हैं। क़याम पाकिस्तान में जैसे मादरे मिल्लत का किरदार रहा ख़वातीन को मुतहर्रिक करने के लिए। उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो जिस तरह मुस्लिम दुनिया के उफ़क़ पर एक पहली प्राइम मिनिस्टर बनकर उभरी और सियासत को एक नई जिद्दत और एक नई रवायत कायम की। उसके अलावा अगर आप देखें नोबल इनाम की तरफ जाएं तो मलाला यूसुफ़ज़ई हमारे लिए मिसाल हैं। हमारे IT की जो सबसे कम उम्र एक्सपर्ट वो अरफा करीम साहिबा थी। हमारे पहाड़ों को सर करने वाली समीना बेग साहिबा हैं। उसके अलावा कितनी ही ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों में अपने किरदार अदा कर रही हैं। अगर कारोबार को आप देखें तो सुल्ताना सदीक़ा साहिबा हैं। उसके अलावा ऐसी कितनी हज़ारों लाखों ख़वातीन हैं जो रोज़मर्रा की बेस के ऊपर अपने माशरे में, अपने घर के लिए, मुल्क में, चाहे वो असातिज़ा हों, डॉक्टर्स हों, IT स्पेशलिस्ट हों, कोई इंटरप्रेन्योर हों, वो हर रोज़ सुबह से शाम तक अपने घर में, अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में और मुल्क के लिए बेहतर किरदार अदा कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से उनको खराज तहसीन पेश करने से बेहतर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज हम कर सके और उनको अप्रिशिएट कर सकें, उनको सेलिब्रेट कर सकें। और मेरे ख्याल में हर दिन और हर लम्हा, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, हर दिन और हर लम्हा वो खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। ये तो एक हल्की सी झलक है जो चंद खवातीन का नाम इन्होंने लिया। हर शोबे के अंदर माशाल्लाह वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल लाइक देम जो कि अपने आप को मनवा रहे हैं। और उनको मेरे ज़हन में ये चल रहा था कि ये चंद नाम है, बेशक इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, लेकिन हम उन तमाम नामों को नहीं जानते हैं जो हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं, जो अपने तौर पर चाहे एक छोटा सा अनसंग हीरोज हम उनको कह सकते हैं, थोड़ा सा चाहे उनका इम्पैक्ट हो, कम लोगों पर हो, लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो हमने इसी तरह से आज जो हमारे पास मौजूद हैं ऑडियंस के अंदर, इन सब से आपकी मुलाकात करवाएंगे ये क्या क्या करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हम आगाज गुफ्तगू का कर लेते हैं। चलें, हाँ, थोड़ा सा पैनल डिस्कशन कर लेते हैं और फिर ये अचीवर्स हैं बेसिकली, तो इनके अचीवमेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद यू, सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना जर्नी बताइए और आज का दिन आप कैसे समझती हैं, खवातीन के लिए कितना अहम है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर रहने वाली खवातीन के लिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। सबसे पहले तो कि मुझे आज इतने प्यारे दिन पे जो कि वुमेंस डे और हम लोग इतनी प्यारी प्यारी खवातीन जो कि माशाल्लाह हर शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं और वो यहाँ पे मौजूद हैं और मुझे भी मौका मिला है, तो मैं इसमें सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, जो अगर आप मेरी स्टोरी है तो मैं खुद इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और आई एम ओनली डिज़ाइनर इन पाकिस्तान हु इज़ डूइंग इन सिग्नेचर लाइन डिज़ाइन। हम लोग अपने ही डिज़ाइन को दोबारा रेप्लिकेट नहीं करते। मुझे 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स भी मिल चुके हुए हैं और उसमें हम लोगों ने बेसिकली, मैं आपको बताऊं कि देखिए, लोग कहते हैं कि इंटीरियर कंस्ट्रक्शन में औरतों का काम क्या, क्योंकि उसमें ज़्यादातर तबका जिनसे हमारा ताल्लुक है वो लेबर है। तो लेबर के साथ आपको चलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो जाता है एक खातून के लिए। लेकिन मैंने जिस तरह कि मेरा एक मेगा प्रोजेक्ट था मिरेकल एंड ग्लो गार्डन, मैंने पाकिस्तान का फर्स्ट एवर मिरेकल एंड ग्लो गार्डन बनाया लाइक दुबई। तो वो एक इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट था जो कि पाकिस्तान में कभी ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन एक मेरे इस प्रोजेक्ट ने मुझे इंटरनेशनली लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था, क्योंकि मैंने डिफेंस के बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और जो कि कर भी रही हूँ। और मैं इस्लामाबाद चैम्बर में भी हूँ, उनकी कन्वीनियर भी हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग सब कमेटी की, इस्लाम वुमेन चैम्बर, रावल, जितने चैम्बर्स हैं उनमें काफ़ी ख़वातीन हैं। उसमें मैं वुमेन एम्पावरमेंट में भी जी बिल्कुल उनको सपोर्ट कर रही हूँ, जिसमें कि हम इंटीरियर में अपनी ख़वातीन को इंटर्नशिप्स के मौके देते हैं, उनको साइट्स पे लेके जाते हैं, उनको मैं सेशंस देती हूँ। अच्छा राबिया, आज के दिन की मुनासबत से जी तस्वीरें वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग, हमारे माशरे को, पाकिस्तान को ख़ास तौर पर क्या समझ आ गया ये? जी देखिए, ये जो है ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि पाकिस्तान को समझ आ गया है। पाकिस्तान को अभी तक समझ आ नहीं पा रहा, क्योंकि इतना जलजला आ चुका है, इतनी ख़वातीन जो इकट्ठी हो चुकी हैं और वो काम करके दिखा रही हैं। लेकिन देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे हर
जगह पे बहुत काम हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन समहाउ अभी भी ख़वातीन बहुत जगह पे पीछे, बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हमें चाहिए। आप सिर्फ बात कर सकते हैं 10% लोगों की, जो कि हम हैं, जो कि एक जगह पर है। बेस्ट पार्ट इज कि जो लोग जिस जगह पे हैं, जैसे आप हैं, तो अपना पार्ट आप लोग प्ले कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मलिया साहिबा, एक तो ये कि थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से भी बताइए, और आपने चूंकि एक्सपैट्रियट्स के साथ, बीइंग एन एक्सपैट्रियट आई बिलीव आपने वो भी काम किया है, तो ये सफ़र कैसा है और कितना टफ है बीइंग अ वुमेन? अब भी है या नहीं, अब पहले से आसानी है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक के लिए सफ़र मुश्किल होता है अगर अच्छे से गुजारना चाहें। एक बात कहूँ आपके सवाल से हटके, जब भी मैं ये वजूदे जन से है वाला शेर सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि औरतें जैसे कलर पेंसिल्स हैं, कायनात में रंग भरने से ज़्यादा बहुत कुछ करती हैं। मेरे ख्याल में जो शायर का इशारा है, जो शायर का इशारा है वो खूबसूरती को लेकर है कि विदाउट देम दिस पिक्चर इज इनकम्प्लीट। मर्द भी बड़े खूबसूरत होते हैं, आप दोनों बैठे हुए दोनों कितने अच्छे लग रहे हो, लेकिन ज्यादा कलर्स आप लोग ऐड करते हैं ना। घर की बात भी की है कि घर में रौनक जो है वो भी ख़वातीन से है, मुआशरे के अंदर रौनक की बात काम के हवाले से देखो, सॉरी, इंसान होने के हवाले से देखो, कारआमद इंसान होने के हवाले से बहुत कुछ करती हैं, है ना, घरों में भी, घर के बाहर भी, और जैसा भी इन्होंने कहा हर फील्ड में कितने कमाल कर रही हैं। सो रंग भरने से बहुत ज़्यादा कर रही हैं। ओके, हम शायर से बात करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपेंड करें। मैं अपने काम के हवाले से कहूँ तो पिछले 15 साल से मैं जो पाकिस्तान में हरासमेंट वाला लॉ पास हुआ था, उसकी पूरे मुल्क में जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर अमल दरामद को लीड कर रही हूँ। अच्छा, वाह। मेरा जो इदारा है मेहरगढ़, डॉक्टर फौजिया सईद ने शुरू किया था। तो पिछले 15 साल तो वो काम रहा, और उससे पहले का जो है पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी वो माइक्रो एंटरप्राइज और माइक्रो फाइनेंस, औरतों को हेल्प करना कि कैसे बिजनेसेस शुरू करके और अपनी जिंदगी को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एम्पावर कर सकती हैं। आजकल तो इतना लोग जान गए हैं सोशल की वजह से, बट व्हेन यू माइट हैव स्टार्टेड उस वक्त और भी टफ होता होगा। मैं चाहूँगी थोड़ा सा डिफरेंस भी बताएं, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जगह पे आपने क्योंकि काम किया है, एज एक्सपर्ट भी आप वहाँ पर रही हैं, डिफरेंस क्या महसूस किया टुवर्ड्स द बिहेवियर टुवर्ड्स द वुमेन? हम लोग उस सफ़र पे चल पड़े हुए काफ़ी अरसे से, हमें ज़रा और तेज़ी से आगे बढ़ना है। वहाँ पे जो है वो औरतें ज़रा आगे निकल गई हैं। बहुत से मसाइल बहुत कॉमन है यहाँ भी और वहाँ भी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस और रेप और ये सब चीज़ें, लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से वो हमसे थोड़ा सा आगे हैं, ज़्यादा औरतें हैं। में सोच का फ़र्क है, और फिर जारी बात है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम इस पर दोबारा भी ज़रा बात करते हैं, जो कि पैनल है हमारे साथ और वक्त कम है, अफ्तार की जाने भी हमने बढ़ना है और भी हमारे सिलसिले सेगमेंट्स हैं, तो क्विकली हम चलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारे सामने लेडीज़ बैठी हुई हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव किया है, तो मैं चाहता हूँ ये सभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने इंट्रोडक्शंस भी दें और फिर हमें बताएं भी कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले माइक किसके पास है? बिकॉज माइक, ओके, सो सबसे पहले माइक है इनके पास फरिया इरफान साहिबा। फरिया साहिबा के बारे में आपको बताएं कि इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूँ, और इसके बाद अपना बिजनेस कर रही हैं। दस्तकारी की सनत में ज़ीरो वेस्ट का एक मुनफरिद आइडिया लेकर आई हैं। वो आइडिया क्या है और कैसे काम कर रही हैं, हम इन्हीं से पूछते हैं, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबसे पहले तो और बहुत शुक्रिया कि मुझे इनवाइट किया गया यहाँ पे, मतलब बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए ये। मेरा नाम तो फरिया इरफान है, खैर इंट्रोडक्शन तो हो गया मेरा। 2 वेंचर्स पे मैं काम कर रही हूँ इस वक्त। एक तो हैंडीक्राफ्ट्स का सेक्टर है जिसपे मेरे पास बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं जो रूरल एरिया से हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, अच्छा, लेकिन वो स्किल्ड हैं। दे आर स्किल्ड बट दे आर नॉट एजुकेटेड। तो उनसे हम काम करवाते हैं सारा, उनको ट्रेन भी करते हैं, उनसे काम भी मैं करवाती हूँ। और उसके बाद में फिर जो ज़ीरो वेस्ट का एक मैंने लास्ट ईयर मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, ज़ीरो वेस्ट का। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी, उसमें ये टोट बैग्स हैं, जो मतलब जो वेस्ट होता है ना, लाइक जैसे अब जो सेकंड वेंचर है वो मेरा स्टिचिंग यूनिट है। अच्छा। उसमें जितना वेस्ट हमारा बचता है स्टिचिंग में, उसको हम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब छोटी छोटी वो जिसको कहते हैं ना कि पीसीस बचते हैं, उनसे हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स खैर लाइव भी थी, तो उसमें जैसे छोटे छोटे बुक मार्क्स हम बन गए, उसमें एम्ब्रॉयडरीज करा दी। आई एम वेरी ग्लैड छोटे छोटे हमारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं ना, नए एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज को बड़ा माइंड में रखकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया आपका। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं एंड व्हाट हैव यू अचीव्ड सो फार? फायजा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड हैप्पी वुमेंस डे। जो भी ख़वातीन इधर मौजूद हैं और जो हमें देख रही हैं,
एंड मेरा जो ब्रांड है इट्स अबाउट हैंडीक्राफ्ट्स एंड सपोर्टिंग वुमेन आर्टिसंस, ठीक है। हम उसी तरह का मेरा बिज़नेस मॉडल है कि जितने भी गांव हैं, जितने भी ख़वातीन उधर रहती हैं वो घर में हैं और उनको घर बैठे काम मिल सकता है, उनके हाथ में हुनर है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिस पे वो अपना हुनर दिखा सकें, अपनी स्किल्स दिखा सकें। तो हम उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहाँ पे वो अपने टैलेंट दिखा सकती हैं और हम इसको अब कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं। तो फायजा, आप रीच आउट करते हैं अपने आर्टिस्ट को जो काम आपके साथ लोग करते हैं, या वो आपको रीच आउट करते हैं? प्लेटफॉर्म हम खुद रीच आउट करते हैं बिकॉज उनको इतना सोशल मीडिया का इतना कोई सेंस नहीं है, तो हम खुद जाके मतलब डिफरेंट जगह पे तो हम खुद उनको रीच आउट। और आपको कितना इंटरेस्ट उन लोगों का नजर आता है? आर दे हैप्पी वर्किंग विद यू? यस, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज बहुत से आर्टिसंस हैं जिनको बहुत कम वेजेस पे रखा जाता है, बहुत कम पे किया जाता है, और विच इज़ टोटली नॉट फेयर। तो हम उस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं कि इनको सही से नेक्स्ट मारिया है। मारिया का ताल्लुक चकवाल से है और इनके बारे में बताएं कि इन्होंने अपनी सलाहियतों से कई मरीजों को इनका जो काम है उससे फ़ायदा पहुंचा है, और काम इनका क्या है ज़रा इनसे खुद ही जानते हैं। मारिया, वेलकम, हाउ आर यू? थोड़ा सा बताइए अपने काम के बारे में। My name is Maria Amir and I am founder of 14 Private Limited. So first of all, thank you for inviting us here and happy Women's Day to every woman who is working. So basically एज अ सीलियक पेशेंट, मैं खुद एक सीलियक पेशेंट थी, लाइक मुझे वीट एलर्जी थी बचपन से। अच्छा। तो मुझे पाकिस्तान में ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे जो वीट फ्री हों, इकोनॉमिक हों और अवेलेबल हों। तो मैंने जब 20 ईयर्स इस एक बीमारी से सफ़र किया, तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं एक चीज़ से सफ़र कर रही हूँ तो क्यों बाकी लोगों से सफ़र करें। एट द एज ऑफ 20 मुझे लैक्टोस भी डायग्नोज हो गया कि मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट भी हूँ, ना मैं दूध की चीज़ खा सकती थी, ना मैं गंदम की चीज़ खा सकती थी। सो आई थॉट कि एक कंपनी बनाई जाए जो ग्लूटेन फ्री सिर्फ प्रोडक्ट्स ना बनाए, जो एलर्जी फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए। जिस बंदे को जिस प्रोडक्ट से एलर्जी हो, हम वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हम अफोर्डेबल रेट्स पे बनाएंगे। पाकिस्तान की जो भी लोग हैं सबके तबकों को देख के उनके हिसाब से कि सारे लोग उसको अफोर्ड कर सकें। हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज भी अफोर्ड कर सकें, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज भी अफोर्ड कर सकें। डिज़ाइन भी करते हैं आप लोगों से? जी, हम कस्टमाइज भी करते हैं प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ हम अवेयरनेस कैंपेन्स पे काम कर रहे हैं कि हम फूड एलर्जीज़ की अवेयरनेस पे काम करें कि जहाँ पे लोगों को नहीं पता, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि उनको फूड एलर्जी है। लाइक मेरे घर में अब मेरी फैमिली को था कि इसको वीट एलर्जी है, बट स्टिल जैसे कि मतलब गंदम से तो किसी को एलर्जी नहीं हो सकती ना, तो तुम खाओ, हम देखते हैं तुम्हें होता क्या है। तो मैंने इसलिए एक कंपनी बिल्डअप की 14 प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें हम अवेयरनेस कैंपेन्स पे काम कर रहे हैं, हम डिफरेंट फूड इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ हैं, सस्टेनेबल हैं, SDGs को हम नज़र में रखते हुए ऐसी हर प्रोडक्ट बना रहे हैं जो नॉर्मल बंदा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मतलब मेडिकल से ताल्लुक नहीं है? बट नहीं, मैंने उसके बाद जब इस फील्ड में आई हूँ तो मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट की सर्टिफिकेशंस ली हैं। दैट्स अमेजिंग, कितनी जबरदस्त जर्नी आपकी भाई, वेरी इंप्रेसिव। कांग्रेचुलेशंस मारिया, आपका भी बहुत अच्छा काम है। वापस आएंगे वैसे आप। राबिया, मैं आपकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी ज़िंदगी आपने वक्त के साथ साथ आसान होती हुई देखी है, ये बताइए। और दूसरा ये कि मेंटोरशिप की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी ख़वातीन को? जी देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसका मैं आपको बताती हूँ कि ऑफ कोर्स शुरू में तो आपको तकलीफ़ होती है, आपको पता ही नहीं होता कि आपने स्टार्ट लिया है तो आपको किससे मिलना है, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कितना बजट रिक्वायर्ड है, कौन लोग हैं जो आपको लेके चल सकते हैं, कौन लोग हैं जो आपको बाईपास कर सकते हैं, आपको वो चीज़ें नहीं पता, कौन आपको धोखा देगा, कौन धोखा देगा। तो लेकिन शुरू में तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि आफ्टर 3 to 4 years इतना ज़रूर पता चल जाता है। आसानी सिर्फ ये होती है कि आपको ये पता होता है कि ये जो बंदा हमारे पास आया है ना, तो ये मतलब सही है कि गलत है, हम उसको जज कर सकते हैं। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये होती है कि दूसरी चीज़ आपने जो कहा कि मेंटोरशिप की बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं खुद ये कहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे बच्चियाँ इस वक्त हैं उनको हमारे जैसे कि 10 बच्चों की हम कहते हैं ना, कोई कहता है कफ़ालत ले ले, तो आपको 10 बच्चे एक यूनिवर्सिटी में एक कंपनी जो कि सक्सेसफुल चल रही है वो उसकी कफ़ालत ले ले, उसको मेंटोरशिप ही कहा जाता है कि आप उनको चलाएं और उनको लेके चलें। कि मतलब कि अगर मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं मतलब चाहती हूँ कि जो बच्चियाँ हैं 10 यूनिवर्सिटी हैं ना, तो उसमें से चलें, अगर हम मंथ में 10 बच्चों
को हम उठाते हैं और हम इनको इंटर्नशिप देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर रहे हैं और उनको आप अपनी हर बुरी जो एक्सपीरियंस आपके हैं वो उनको बताएं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ की ना एक झलक दे रहे हैं। एग्जैक्टली, उनको ये नजर आता है कि ये सक्सेसफुल है, हम तो फौरन यहाँ पे एक शॉर्टकट लेके पहुंच सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। मैं आज 12 साल हो गए, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग, स्टिल मुझे प्रॉब्लम्स हैं। You want to add something on this? नहीं, मेरे ख्याल ये जो कह रहे हैं मेंटरशिप जो है ना, एक तो होता है कि बिज़नेस शुरू करने से पहले अपने को एजुकेट करना, लेकिन जब आप एक दफ़ा शुरू कर लेते हो तो कोई सीनियर एक्सपीरियंस्ड मेंटोर जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि नई बिजनेसेस जो हैं बड़ी आसानी से फेल हो सकती हैं, तो उनको जो छोटे छोटे डिस्करेज हो सकते हैं, बिल्कुल डिस्करेज हो, नुकसान बहुत हो सकता है। तो इस वजह से मेंटरशिप जो है वो मेरा ख्याल पहले कुछ साल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे मेंटर्स मिल जाएं तो बहुत खुशकिस्मती की बात होती है। रोल इज ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर यू स्टडी, उसका बेसिक रोल है या फिर उनका भी हो सकता है, या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, मर्द या औरतें, उनके साथ पेयर कर सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के साथ एक या एक से ज़्यादा कि आपका ये बिज़नेस है, आप उन्हें मिलाते हो, बेशक महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में जितना भी वो टाइम दे सकते हैं। तो इस तरह से प्लान करके कि ये जैसे शुरू कर रहे हैं तो हर स्टेप पे उनके साथ चेक करते रहें, बजाय इसके कि आपका फेल होने लगे तो उस वक्त संभालना मुश्किल होता है, लेकिन पहले से कोई गाइड कर रहा हो तो बहुत आसानी हो जाती है। अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ चलते हैं एक मरतबा फिर से, रुक गया था हमारा वो सिलसिला जरा ना। माइक किसके पास है? चलिए आपसे हम स्टार्ट करते हैं। कशिफ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और क्या करती हैं आप? कशिफ के हाथ में पौधा भी है। इसकी कहानी बताते हैं। आई एम कशिफ अख्तर, आई एम रिसेंट ग्रेजुएट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट एंड आवर वेंचर इज वी रिसाइकल ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक बट मेनली द शॉपिंग बैग्स। होता क्या है कि हम सब शॉपर की थैलियाँ यूज़ करते हैं, हर चीज़ उसमें आती है बट वो रिसाइकल नहीं होती है, वो इन्वायरमेंट में जाती है, लैंडफिल्स में पड़ी रहती है। तो हमारा वेंचर ये है कि हमने उसको रिसाइकल करना है। वी मेनली मेक आप कह लें टाइल्स फॉर द वॉल क्लैडिंग और फ्लोरिंग के लिए। इको फ्रेंडली टाइल्स। ये जो हम शॉपर फेंक देते हैं उनको आप रिसाइकल करके वो टाइल्स बनाते हैं। जी, दैट्स ग्रेट। और ये प्लांटर भी ग्रेट। और ये क्या इसका क्या ताल्लुक है? ये प्लांटर्स भी उसी से बनते हैं। ये पॉट्स, प्लांट तो जाहिर नेचुरल है, लेकिन ये इसी साइज में, इससे बड़े साइजेस में हम ये भी बनाते हैं। अच्छा, सो वी हैव अ मिक्सचर। आइडिया की इंस्पिरेशन क्या थी? पाकिस्तान का खराब होता है क्लाइमेट या फिर कोई ऐसी या दुनिया का खराब होता है क्लाइमेट? हाँ, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी थी इसमें? आई एम फ्रॉम सरगोदा, तो मुझे हर जगह कचरा दिखता था। जब मैं इस्लामाबाद आती थी तब नहीं दिखता था, तो वो थोड़ा सा शिफ्ट मुझे लगा। सरगोदा वाले देख के कह रहे होंगे लड़की हमारे शहर को कह रही है बहुत गंदा है। नहीं, एक्सपोजर कितना ज्यादा जरूरी है, यहाँ से हमें ये लर्निंग सीखने को मिलती है कि एक्सपोजर कितना ज्यादा पॉजिटिवली यू हैव टेकन इट। अच्छा प्लीज आप बताइए। यस, तो ये प्रॉब्लम बहुत मुझे उभरती हुई नजर आई कि जो नहीं कोई सॉल्व कर रहा था, बट हमारा अपना मसला है ना, किसी ने बाहर से आके नहीं करना हल। माय पेरेंट्स यूज्ड टू से मी कि हमने तुम्हें इंजीनियर इसलिए बनाया कि तुम कचरे में काम करो, बट अब वो मान गए हैं, अब दे आर वेरी ओके विद इट। कितना वक्त लगा आपको ये सारा अपना एस्टैब्लिश करने के लिए? 1.5 साल हुआ है अभी तो बहुत आगे जाना है। अभी तो हमारा एक यूनिट है छोटा सा जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो अभी हमारा और प्लान है। इंपोर्ट का ऊपर काम चल रहा है। वी हैव इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रांस एज वेल, तो यस इट्स गोइंग ग्रेट माशाल्लाह। दैट्स ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव मलिहा प्लीज। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप दीगर बिजनेसेस को फरोग देने का, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट खातून हैं आजकल। आपकी तो बड़ी जरूरत है आजकल बिजनेसेस को, ढूंढ रहे होते हैं लोग डिजिटल मार्केटर्स को। मैंने ये स्टार्ट भी ऐसे ही किया था कि मुझे 14 साल हो गए एज एन एंटरप्रेन्योर। मैंने MBA HR किया था और एट दैट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा जॉब्स और अच्छी लाइक मैनेजरियल लेवल पे मिल रही थी, बट आई रिफ्यूज्ड। और मैंने कहा नहीं, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेस करना है। हालांकि टोटली जॉब ओरिएंटेड फैमिली थी और कोई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। हर किसी ने कहा कि आज शुरू करेगी तो फिर ख़त्म कर देगी। और मेरा बिजनेस बहुत एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ था, लाइक शादी होगी और मदरहुड स्टार्ट हो गया, तो मैंने फेसबुक, क्योंकि मैंने अच्छा खुद फेसबुक वगैरह जो शादी के बाद यूज़ करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया। अच्छा। मैं इवन दो 2011 में टच मोबाइल सब था, बट मैं नहीं यूज़ करती थी। तो वही वाली बात, फैमिली ऑब्लिगेशंस और हमारी सोसाइटी का, तो मैंने कभी इस पर, लेकिन जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मैंने कहा इससे तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और फिर हमने एक मदर्स की कम्युनिटी डेवलप की और वहाँ पर मैंने एक गैप फाइंड किया कि वुमेन एम्पावरमेंट पर तो सब बात करते
करते हैं और ऑब्वियसली जो वुमेन बाहर आ सकती हैं वो तो एम्पावर हो जाती हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन और स्पेशली मदर्स जो छोटे बच्चों के साथ या घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ होती हैं, वो इवन के कुछ कर भी रही होती है तो वो छोड़ देती हैं। तो मैंने उसमें फिर मैंने इसको कहा कि मैंने मदर्स को मोटिवेट किया कि क्योंकि जब हम बच्चों की हेल्थ एंड एजुकेशन पे बात करते थे तो अच्छा खाना देने के लिए भी पैसे चाहिए थे और अच्छा पढ़ाने के लिए। You must be making lot of money. No, I am not making a lot of money, but I am building, giving my society a lot of things. अभी आपकी अपनी कंपनी है या फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं? No, SARS is my organization और रजिस्टर्ड है और उसमें हम इवन दो के पूरे पाकिस्तान में कर रही है। और फैमिली सपोर्ट है? फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ना इस चीज़ में किया और फिर मैंने ऑनलाइन ही अपने सारे प्लेटफॉर्म मैंने 9 years होम किचन रन किया, बहुत सक्सेसफुली किया। फिर मैंने 2.5 years एक एंटरप्रेन्योरल हब चलाया जिसमें मेरी कोई सिंगल पैनी भी ऐसा मुझ पे बर्डन नहीं थी। तो मैं इस चीज़ को भी प्रमोट करती हूँ कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है उन खवातीन के लिए जो शादी के बाद या बच्चे होने के बाद समझती हैं कि अब तो जिंदगी यही हो गई है और बस यही है उनके लिए। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहती हूँ कि बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने घर में पड़ी आधी मुर्गी और कुछ सब्जियों से जो है ना काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे लगता है एक टॉपिक है क्योंकि अक्सर बिजनेस पीपल जो होते हैं या बिजनेस के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि उसके लिए आपको ना पैसे की जरूरत नहीं है। कैसे भाई, हमें भी सिखाओ। मेरे जैसे लोग सोचते रह जाते हैं, करने वाले कर जाते हैं। बिजनेस पीपल आर डूअर्स। कांग्रेचुलेशंस मलिहा, थैंक यू सो मच है हमारे साथ फॉर कमिंग हियर। अच्छा अलिशबा, आप अलिशबा हैं, ठीक है, और आप एक ऐसा बिजनेस चलाती हैं जिसमें पैकिंग का सारा सामान होता है, उस गन्ने के वेस्ट से तैयार होता है और वो 100% क्या कहना चाहिए बायोडिग्रेडेबल है। हाँ, बायोडिग्रेडेबल है और इसमें वो किसानों के साथ यानी कि आप मिलकर काम करती हैं। ओके, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी हम न्यूज़ का कि मुझे इनवाइट किया गया एंड हैप्पी वुमेंस डे टू एवरी वुमेन जो हमें देख रही है और जो यहाँ पे मौजूद है। सो बेसिकली जो मेरा बिज़नेस है वो कार्डाना प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है और मैं करंटली अभी फातिमा जिन्ना में 8th सेमेस्टर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ भी रही हूँ। अच्छा, सो जो मेरा मोटिव था कार्डाना प्राइवेट लिमिटेड को वो ये है कि हम लोग शुगर केन का जो वेस्ट है जिसको बिगास कहा जाता है उससे मैं यूटेंसिल्स, पैकिंग बैग्स एंड बॉक्सेस वगैरह बनाती हूँ जो कि एक पूरी की पूरी फूड चेन के अंदर यूटिलाइज होती है और वो 100% बायोडिग्रेडेबल है। और इसके लिए मैंने छोटे छोटे शुगर केन के, आपने देखा होगा जो जूस के स्टॉल्स होते हैं, शुगर केन की फैक्ट्री है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये शुगर केन का वेस्ट जो है वो जलाया जाता है और वो खाली लोकल्स को डिस्टर्ब नहीं करता, बाकी है कि एक ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। सो उसके लिए फिर मैंने एक मोटिव निकाला कि मैं शुगर केन को यूटिलाइज करूं, उस वेस्ट को यूटिलाइज करके यूटेंसिल्स बनाऊं। ये ऑयल भी बेयर कर सकते हैं, वाटर रेजिस्टेंट भी हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक हुक डालने के लिए मैंने जो किचन वेस्ट होता है, जो हमारा वेस्ट है, उसके अंदर से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं और वो इन यूटेंसिल्स और पैकिंग मटेरियल के अंदर डाला है कि अगर आप इसको 24 आवर्स के लिए पानी में डिस्पोज ऑफ कर देंगे और वो पानी पौधों को देंगे तो ये एक फर्टिलाइजर ही है। अरे वाह। और इसके अलावा अगर ये जैसे नॉर्मली लोग हैबिचुअल है कि ये प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट है, डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, ये वेस्ट हो जाती है इसी तरह तो फेंक दी जाती हैं जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करती है। सो जिसकी वजह से मैंने ये कंट्रीब्यूट किया कि अगर आप इन मटेरियल को ना फेंक भी देंगे तो ये एक फर्टिलाइजर है। 70% सिमिलर प्रॉपर्टीज है एज ऑफ अ यूरिया फर्टिलाइजर। आपके लिए बहुत अच्छा काम। मगर शार्क टैंक में होता, शार्क टैंक होता तो मैं आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट देता। इसकी प्रोडक्शन के लिए जो है मेरे पास फार्मर से मैं कांटेक्ट करती हूँ। इसके अलावा जो हमारी यंग फीमेल्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि मैं खुद भी एक अभी अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ, सो यंग फीमेल्स को यूटिलाइज करते हैं। डिफरेंटली एबल बच्चियां हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो एक हमारी जो एक सेक्टर है जिसको हम सब मिस आउट कर देते हैं, जो ट्रांसजेंडर है, वो हमारी पर्टिकुलरली प्रोडक्शन टीम के अंदर है। कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं इस वक्त? तकरीबन इसके अंदर हमारे पास अभी 20 लोग हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है और इसको हम लेके सो हैप्पी टू सी कि किस तरह से आप लोगों की सोच जो है ना उसको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है किस तरह से आप लोग काम करिए। फाइनली अमल की तरफ हम आ जाते हैं। थैंक यू अलिशबा फॉर जॉइनिंग अस। अमल, ये कैसी फील्ड से वाबस्ता है? आई मस्ट टेल यू, हाँ, ये पर्सनल शॉपर है और ये फील्ड क्या है ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमल खान और हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन। और जो मेरी फील्ड है वो ऐसी है कि वो इनके भी काम आएगी, आपके भी काम आएगी, जो पाकिस्तान में उनके काम भी आएगी और जो बाहर बैठे हैं उनके भी काम आएगी। मतलब कोई भी बंदा घर में बैठा हुआ है, किसी भी टाइम वो मुझे बता सकता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं उन लोगों के लिए मार्केट में जाके शॉपिंग करती हूँ। अरे वाह। औरतों का शौक होता है शॉपिंग करना, मुझे शॉपिंग करने का शौक था, अब मैं लोगों के लिए शॉपिंग करती हूँ।
शौक को अपना पेशा बना लिया। बिल्कुल, ये चीज़ मैं सबको ही गाइड करती हूँ, जो भी बिजनेस में आना चाहता है मैं उनको कहती हूँ कि आप कोई भी बिजनेस अपनी मर्जी से आप ऑप्ट ना कर लो। जैसे आजकल आपको पता है हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है कि ये कर ले, किसी के लिए शॉप करना, ये बिजनेस कैसे बनता है फिर? इससे पैसे कैसे सिंपल है, मतलब अगर जैसे जो मेरे पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स थे, और ये चीज़ मतलब बिजनेस का नाम अब आया है, बट ये चीज़ मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, लाइक कॉलेज के टाइम से। जैसे दोस्तों के लिए शॉपिंग करना काम आ गया, दोस्तों के लिए लाइक मार्केट गए, कुछ भी चीज़ ली, वो लेके आए, मतलब हल्की फुल्की ऐसी कोई चीज़ जो थोड़ी यूनिक हो। अगर आपकी चीज़ यूनिक होगी तभी वो बिकेगी। तो वो फिर मेरी फ्रेंड्स कहती थी यार हमें दे दो, तो जो मैं थोड़ी सी कम प्राइस की लेके आई हूँ मैं बेच देती थी ज़्यादा की, तो इसी तरह मेरी पॉकेट मनी भी बढ़ जाती थी और ये चीज़ मतलब मेरा था, एक मुझे कॉन्फिडेंस था। आपके क्लाइंट जो आपको प्रेफरेंसेस बताते हैं कि हमें ये इस तरह की चीज चाहिए, तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल क्लाइंट मुझे बताता है, अपना बजट बताता है, अपनी चीज बताता है, मैं मार्केट में जाकर उसको दिखाती हूँ कि ये चीज आपकी है, आपने परचेज करनी है, वो ओके करते हैं, पेमेंट करते हैं और मैं उनकी चीज उनको डिलीवर करती हूँ। दैट्स ग्रेट। आप तमाम जो खवातीन है ना, उनके जो काम है, दिल करता है कि उसके बारे में मजीद बात करें, बट हमारे पास वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे जो पैनल क्लोजिंग लाइन मेरे ख्याल में 20-30 सेकंड्स, आप कोई लास्ट बात ऐसी कहना चाहे? आपने सब हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी सुना? जी बिल्कुल सुना, और ये कुछ तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। बिजनेस का मैंने जो सारी उम्र देखा, आपको किसी चीज़ का शौक हो या स्किल्स हो, उसको अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बिल्कुल बढ़ जाते हैं। लास्ट कमेंट्स 20 सेकंड्स। जी मेरा ये है कि सबसे पहले कि एम्पावर करें एक दूसरे को, और एक खातून दूसरे खातून को एम्पावर करे, ना कि जेलस हो। जो भी बेहतरीन रास्ते पे चल रही है उसको आप बकअप करें। अगर आपके पास ऐसा टैलेंट है, कुछ भी है, तो आप उसको सपोर्ट भी करें, क्योंकि यही लोग हैं जो आगे हमारा फ्यूचर है। और हम लोग जो इस एज पे आ चुके हैं या इस जगह पे आ चुके हैं, ये सारी यूथ है हमारी, तो वी आर हियर टू सपोर्ट। इंशाल्लाह कि ये लोग जो हमारी जितनी यूथ है, ये हमें आगे हमसे भी ज्यादा बेहतरीन पे, और हम हमेशा इनके लिए यहाँ मौजूद हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। अभी इनसे टाइम मिल गया, हमें आने वाले वक्त में नहीं मिलना है, बहुत बिजी लोग, बहुत बिजी होने वाले हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ये सवाल आप लोगों के नाजरीन जो है उनके बिहाफ पे मैं आपसे कर लेती हूँ, क्या खाने में क्या पसंद है आपको? खतरनाक सवाल, इफ्तार के अंदर खतरनाक क्या है, मासूम सा सवाल है यार। हर वो चीज़ जो हमारे माहिरीन कहते हैं ना, ये इफ्तार के टाइम ना खाया करें, मुरगन जिसे कहते हैं, या वो क्या कहते हैं फ्राइड, वो खाने के आई डोंट नो, इफ्तार के टाइम उसमें कोई अजीब कशिश आ जाती है। आम जिंदगी में हम छोड़ भी देते हैं, जैसे पकोड़े एक आध ले लिया, लेकिन इफ्तार के वक्त तो शरबत, पकोड़े, कचौरियां खाने का अलग ही मजा। मेहनत हम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारी शेफ है वजीहा, उनसे जो मेहनत करवा रहे हैं अच्छे अच्छे खाने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग दुनिया में आप जैसे भी हैं जो बड़े मोहतात हैं खाने में, और बहुत अच्छी बात है ये अगर आप कर लेते हैं, जो कि आप प्राउड ऑफ माय सेल्फ। हां नहीं, यू शुड बी, और मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए। मेरे साथ इफ्तारी करते हैं तो इनको पता है मैं पकोड़े समोसे नहीं, उनकी तरफ नहीं, वो नजर भी आता है जी। माशाल्लाह शी हैज लॉस्ट अराउंड 15-16 किलो, सो बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। किसी दिन हम सेगमेंट कर लेंगे, मैं आपको टिप्स दूंगी, लेकिन एक शर्त पे, अगर आप उसको फॉलो करेंगे। आई विल इंशाल्लाह। वैसे मुझे इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन चले कर लेंगे, अब कह बैठे हैं खुद ही अपनी तारीफें करते रहते हैं। हमारे साथ वजिया मौजूद है आज भी। रमज़ान पकवान, रमज़ान पकवान में मज़ेदार पकवान क्या होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम 2 डिशेस तो आती हैं जो हमारे शो का हिस्सा होती हैं। आज अब आई डोंट नो वजिया ने एक चूज़ किया, 2 किया, लेकिन हमारे साथ मौजूद है वजिया। अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। इमरान क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। हम जरा अपनी गुफ्तगू में बिजी हो गए, तो उसके लिए पहले थोड़ी सी माजरत, और क्विकली हम आपसे आज पूछेंगे कि आज क्या खास है हमारे लिए। 7वां रोज़ा है, 6 आपने गुजार लिए, 7वें रोज़े के हिसाब से क्या खास है आज हमें क्या सिखा रहे हैं? सैटरडे भी है। बिल्कुल, आज हम आपके लिए ख़ास तौर पे बनाने जा रहे हैं कार्ड स्टाइल चना चाट, जो बाहर हमें स्ट्रीट्स पे मिलती हैं, वैसी हम बनाएंगे, और वो बहुत हेल्दी भी होगी और बहुत फ़ायदेमंद भी होगी। बिल्कुल ठीक है। और साथ हम बना रहे हैं चिकन तंपूरा हनी मस्टर्ड सॉस के साथ, ठीक है? तो आप उसको देखिएगा, उनके इंग्रेडिएंट्स बताएं। चिकन तंपूरा स्टार्टर्स में खाया जाता है, ये हम इफ्तारी में भी खा सकते हैं इसे। रेस्टोरेंट्स पे जाएंगे, ये बहुत हर जगह मिलता है बहुत इजीली। लेकिन इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले आपको पता है हाथ धोएंगे हम, क्योंकि हम जब हाथ धोते हैं उससे हमारे सारे ही जरासीम आते हैं। और फिर जो है क्या नाम है, हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएंगे, खाना बनाएंगे। बिल्कुल सफाई तो नहीं ज़िम्मा है ना हमारा,
ये तो आपको पता है, हर काम से पहले हाथ धोएं। जिन्होंने खाना बनाना होता है, किचन में काम करना होता है, उनके लिए तो हाइजीन बहुत जरूरी हो जाती है। पूरी फैमिली की सेहत जुड़ी होती है उनके हाथों से। अब हम जाएंगे पहले चिकन तंपूरा की मैरिनेशन पे, ठीक है। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हमें चिकन चाहिए, कॉर्नफ्लावर चाहिए और मैदा चाहिए, ऑल पर्पस फ्लावर, हमें चिकन पाउडर चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए और काली मिर्च चाहिए और नमक, सोया सॉस और सिरका और अंडा। अब इसकी मैरिनेशन हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चिकन भी बता दें, चिकन हमें किस तरह का चाहिए? बोनलेस चाहिए, बोन वाला चाहिए? बोनलेस चाहिए हमें, बोनलेस चिकन हमें चाहिए। और साथ ही हमें जो है क्या नाम है इसकी, आप जूलियन कटिंग कर लें या स्क्वायर में काट लें, ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आपने कौन सी कटिंग लेनी है, ठीक है। हमने इसमें सिरका डाला 1.5 चम्मच, ठीक है। यही हम विनेगर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ रखा। इसके ऊपर अंदर हम अब डालेंगे थोड़ी सी काली, क्योंकि मैरिनेशन कर रहे हैं ना, तो हमें काली मिर्च, थोड़े से स्पाइसेस चाहिए होंगे मैरिनेशन में, ठीक है। इसमें साथ ही हम डाल रहे हैं थोड़ा सा चिकन पाउडर, ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आए हमारा। और ये हम थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी, बहुत मतलब समझ ले हल्दी टाइप आपने डालनी है। नमक हस्बे जायका डालना है आपने, ठीक है, ठीक है, जितना आपको पसंद हो। अच्छा, थोड़ा हाथ रख के हम हाथ रोक के डालेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमें जो है बैटर जो बनाएंगे इसमें हम फ्राई डिप करके फ्राई करेंगे, उसमें भी सॉल्ट जाएगा, ठीक है। ये हमने चिकन डाल दी इसमें, ये हमने मैरिनेशन करके छोड़ दिया। यहाँ मैं अब करना शुरू करूँ चना चाट, जो आपके लिए बहुत मज़ेदार है और डिफरेंट भी है, ठीक है। ये हमने चने डाल दिए, ठीक है। इसमें अब हम इसमें ये हमने बॉयल बूंदी ली है, ठीक है, हमने बेसन से बनाई है इसे छोटी छोटी, ये देखें, या बाजार से आपको मिलती है तो आप ले लेंगे, आपके ऊपर है। आपने खुद बनाई है बाजार से ली? ये खुद बनाई है? जी, ये मैंने खुद बनाई है। ये हम जिससे हम चावल निकालते हैं ना, जिसमें गोल गोल होते हैं, उससे हमने ना प्रेस करके डाला है, तो ये छोटे छोटे बन गए, ठीक है, इजीली। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, ठीक है, सही। अब मैं इसमें इमली का पानी, ठीक है। अब जितना खट्टा पसंद हो आपको, आप उतना डालेंगे। मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा डाला, सही। अब हमने इसमें प्याज डाली, थोड़ी प्याज हम छोड़ें, गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा थोड़ा सामान छोड़ेंगे, ठीक है। ये हमने इसमें टमाटर डाले, ये हमने चॉप खीरा डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। ये बहुत हेल्दी है, आप ये समझे कि इसमें चने आ गए और जो है खीरा आ गया, टमाटर प्याज के, मतलब बहुत एक हेल्दी डिश बनेगी। इसमें दही भी जाएगी। ये हमने आलू बॉईल करके काट लिए थे, ठीक है। ये हम सारा सामान इसलिए छोड़ें कि हम ये गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, सही है। ये भुना कुटा ज़ीरा है, ठीक है, ये हमने डाल दिया 1 टीस्पून के करीब। चाट मसाला है ये, ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ पूरा भर के, एक बड़ा ये खाना खाने वाला चम्मच जैसे होता है ना, 1 टेबल स्पून, ये पूरा हमने डाला है इसमें, ठीक है। चिली फ्लेक्स थोड़ा स्पाइसी के लिए थोड़ा सा, मतलब 1/2 टीस्पून के करीब डाला है, ठीक है। नमक तो हस्बे जायका, वो हम हस्बे जायका डालेंगे। अच्छा वजिया, जो नॉर्मल घर में चना चाट बनती है उससे किस तरह से डिफरेंट है ये? देखिए, ये घर में जो बनती है, हम नॉर्मल जो बनाते हैं, चाट मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया, हमने उसमें और क्या नाम है, दही नहीं ऐड करते और हरी चटनी, ठीक है। हम काठियावाड़ी छोलों में चटनी ऐड करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम घर में नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ये 1-2 तरीके के और छोले बनते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगी रमज़ान के। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ मीठी दही। ये आपने देखा होगा बाजार में जब हम चना चाट खाते हैं, हम कहते हैं मीठी चटनी डाल दो या मीठी दही डाल दो। ये खट्टी मीठी चटनी होगी चाट, और ये बहुत मजे की लगेगी। नहीं, वो शक्ल भी इसकी लग रही है। और क्या जो तंबूरा है वो साथ साथ तैयार हो रहा है? चूंकि वक्त भी हमने थोड़ा चाह रहे हैं कि मैनेज हो जाए, तो वो भी क्या साथ साथ हो रहा है तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब रेडी की तरफ है, ठीक है। ये हमने इसे तो रेडी की तरफ कर दिया। आपसे मैं इसकी गार्निशिंग करके आपको दिखाऊंगी। ग्रीनिश कलर आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बाजार में ऐसी होती है ना मजे की, ठीक है। ये देखिए, ये मैं इसे गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और ये आप खाएंगे ना, ये हेल्दी भी बहुत है रमज़ानों में, क्योंकि इसमें देखिए समझ लें सारी वेजिटेबल्स चली गई हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं गई है जो हेल्दी ना हो, हेल्दी बहुत है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें मैंने हरा धनिया बहुत सारा, जिसे कहते हैं ना डालना होता है, मज़े का लगता है, ठीक है।
अब ये हम अपनी गार्निशिंग कर रहे हैं। अब मैं इसमें बिल्कुल, अच्छा इसमें हमें बहुत ज़्यादा दही नहीं डालनी है वजीहा, ऊपर गार्निशिंग के लिए भी नहीं डालेंगे, जितनी हमने डाल दी उतनी काफ़ी है। ये हमने इसमें जितनी चीज़ें ऐड की थी ना, हमने सारी ऊपर डाल दी है। ठीक है, अब पापड़ी जितनी आपको पसंद हो, ठीक है, ये देखिए। और मुझे लगता है पापड़ी तो सभी को बहुत अच्छी लगती है। ये सारा फायदा और मज़ा आपका और स्टूडियो में मौजूद लोगों का है। मैं तो ये, मुझे तो अब ये वाली जलन शुरू हो गई है इसको देख के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं इंशाल्लाह। वजिया चिकन तंबूरा की तरफ क्विकली जाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। अच्छा अब ये देखिए मेथड इसका, ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मतलब 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है मैदा, 3 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी। ठीक है, अच्छा इसमें भी मैं थोड़ा चिकन पाउडर ऐड करूंगी, इसमें भी नमक जाएगा, सारे सामान जितना हमने उसमें लगाया ना वो सब जाएगा, पर सिरका और सोया सॉस नहीं जाएगा, विनेगर और। ठीक है, अब मैं इसमें जो डिफरेंट चीज़ ऐड करी हूँ वो है थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा सोडा या बेकिंग पाउडर जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, इसे जितने ठंडे पानी में आप चिल पानी में मिक्स करें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी बात बहुत अच्छी आएगी फिर। अब मैं इसको इसमें डिप करूंगी। और ये देखें, आपने जब डिप करके इसे फ्राई करना है, एकदम ही छेड़ना नहीं है। अच्छा, ये बनेंगे भी बहुत जल्दी क्योंकि ये छोटे पीसेस है। ठीक है, मैं इसके अंदर सारा ये मिक्सचर डाल देती हूँ और बहुत ध्यान से करना है, इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होगा और ये बहुत क्रिस्पी से होंगे। ठीक है, ये देखें, और ये फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, और खुशबू यहाँ इतनी अच्छी आ रही है ना कि मैं आपको भी बता नहीं सकती। ठीक है, अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन के लिए निकाल रही हूँ। जो होते जाएंगे मैं उसमें डालती जाऊँगी, और आप वैसे ये ऑयल पिएंगे नहीं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए, सीधा ही सर्विंग कर दी। ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं, ये देखें जी। ठीक है, इसको अब मैं यहाँ रखती हूँ। ठीक है, हम चना चाट भी यहीं सर्व करते हैं और साथ पापड़ी भी इसके रख देते हैं ताकि ये खूबसूरत सा लुक आ जाए। नजर आ रहा है, दोनों रेसिपीज जो है ना वो हो चुकी हैं तैयार। अभी कुछ रह गया है वजीहा? आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट रेडी। व्हाइट सॉस, सिर्फ मस्टर्ड हनी सॉस रह गई है, ऑलमोस्ट रेडी है। और एक हमारा फेवरेट शॉट रह गया है जो कैमरा हमें एंड पे देता है, वो भी हमें चाहिए। वो शॉट जब आता है और हमारा दिल जलाता है, वो अभी हमने देखना है। अच्छा, ये देखिए, हमने 2 से 3 टेबल स्पून हमने मायोनीज लिए, 2 टेबल स्पून हमने मस्टर्ड लिया, इसमें 2 टेबल स्पून हमने इसमें हनी लिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मस्टर्ड तो ये हनी मस्टर्ड सॉस भी वजिया खुद से ही तैयार करना ज़रूरी है टू गेट द रियल टेस्ट एंड एसेंस, अदरवाइज मार्केट से भी तो मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट से मिल जाता है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ हमारे जो हमें देख रहे हैं वो हमसे सब कुछ सीखे। ठीक है, हम चाहते हैं जरा एक दफ़ा पहले हमें एक फाइनल शॉट मिल जाए वजिया, ज़रा पहले हमें दिखा दें जो इसकी शक्ल है और फिर उसके बाद हम। बिल्कुल, ठीक है, ओके, ये देखिए। ठीक है, हमारा व्हाइट सॉस भी रेडी है, हमारा रेडी हो गया। वैसे इस बात की गारंटी है कि इस रमज़ान के एंड तक ना अगर जो
रेगुलरली देखेगा इन रेसिपीज को, वो सुगड़ हो ही जाएगा। हमारी बातों में रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई। चिकन तंबूरा एंड चना चाट, जबरदस्त किस्म वाली। और ये कार्ड फ्लेवर उन्होंने कहा था, ये चना चाट जो है ना वो वाली है जो कार्ड से बाहर जाके मिलती है ना, वो वाली चाट उन्होंने घर में बनाकर दिखा दी। और चिकन टेम्पुरा भी जो हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हैं एज एपेटाइजर, वो भी उन्होंने बनाकर दिखा दी। 10 से 15 मिनट के अंदर दोनों तैयार हो गए, सब चीजें तैयार हो गई। अप्रिशिएटेड वजिया, थैंक यू वेरी मच। वजीहा, शेफ वजिया सईद हर रोज हमें मजे मजे के खाने बनाना सिखाती हैं, आपके इफ्तार की दस्तरखान की जो रौनकें हैं उनको बढ़ाती हैं। तो वंस अगेन उनका शुक्रिया। वेलकम बैक वंस अगेन, खुश आमदीद आपको, इस उम्मीद के साथ कि हम वो सारे कलर्स जो आपको एक अच्छी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर चाहिए होते हैं उसको निभाने की कोशिश करें, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलसिला है हमारा जी ज़बरदस्त किस्म के मेहमानों से आपकी मुलाकात का। और आज लकीली थैंक्स टू द पार्लियामेंट सेशन एक ऐसी मेहमान हमारे हाथ आ गई जिन्हें हमने मौका नहीं छोड़ा, और फिर उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया और हमारे पास तशरीफ़ लाई। हमारे साथ आज शहला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, वन ऑफ द नेम्स इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। वैसे ही ख़वातीन इतनी कम है, लेकिन ये वो शख्सियत हैं जिनको तारुफ की वाकई ज़रूरत नहीं है। हम जब नाम लेते हैं बतौर डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, आपने देखा इनको अक्सर, और फिर उसके साथ साथ विमेन डेवलपमेंट की वजीर भी रही हैं सिंध के अंदर, और अब मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं एंड व्हाट नॉट। बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है, हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही शहला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शहला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आपका रमज़ान ठीक ठाक चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम, आप लोग ने बहुत खूबसूरत तारुफ दिया, और रमज़ान तो चलता ही सही है। You have chosen such a beautiful color, बहुत अच्छी लग भी रही हैं आप माशाल्लाह, और बातें तो आपकी कमाल होती हैं। कमज़ोर लग रही हैं मुझे। हाँ, कमज़ोर लग रही हैं, उसकी वजह इन्होंने बताई। अभी आजकल कुछ ज़ाती मसरूफियात चल रही हैं, तो उसमें मतलब सिर्फ हमारी नहीं होती ना ज़ाती मसरूफियात, सियासतदानों की भी होती है। क्या मसरूफियात हैं जितनी बता पाएँ, क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी? एक तो ये कि मेरी मुहर्रम में हिस्टेरेक्टमी हुई थी मई में। अच्छा। उसके बाद ज़रा हीमोग्लोबिन लेवल कम था, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ऑफ ली, और 15th डे जो था मेरी सर्जरी के बाद उसमें मैं इस्लामाबाद में थी, और 16th डे में मैं पॉलीक्लिनिक में थी। Obviously। फिर उसके 1 महीने बाद मैंने फिर थोड़ी सी एक्टिविटी की कोशिश की, फिर हॉस्पिटल दोबारा जाना पड़ा। तो अब मैं सही हूँ क्योंकि मैं आराम नहीं कर सकती। आई होप आप, क्योंकि मेरी किस्मत में मेरे ख्याल में विमेंस डे के ऊपर शहला साहिबा से बेहतर गेस्ट नहीं हो सकता। Exactly। इस लिहाज से Exactly। मेरी लाइफ में आराम नहीं है। मैं यही पूछने लगी थी, पॉलिटिक्स इतनी डिमांडिंग जॉब है कि आप बीमार भी हैं, आपको किसी प्रोसीजर से भी गुजरना पड़ा है, बट यू हैव टू कम जहाँ पर हर एक के लिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत आराम करते हैं, लेकिन मेरी अपनी एक जो नेचर है उसमें मैं एक बेचैनी है। क्या मोटिवेट करता है आपको? मैं बस चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, तो मुझे ये नहीं अच्छा लगता। जब मेरी सर्जरी हुई कि मैंने किसी को भी नहीं बताया, और ये एक बड़ी सर्जरी थी हिस्टेरेक्टमी, और जब सबको पता चला तो मैंने कहा मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे तकलीफ में देखें। मैं चाहती हूँ जैसे मेरा चेहरा लोगों को मुस्कुराते हुए हंसते हुए नजर आता है, ऐसे ही नजर आए। पॉलिटिशियन के लिए ये भी बड़ी मजबूरी नहीं होती, खास तौर पे जो चूंकि अवामी काम है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू लुक स्ट्रांग। हालांकि आप लोग बहुत बड़े बड़े जाती मुआशी भी समटाइम्स चैलेंजेस से गुजरते हैं, मुश्किलात से गुजरते हैं, देन हाउ टू मेंटेन इट, कैसे मेंटेन होता है? ये जो मेरी सर्जरी है इसको जनवरी में होना था। 2 जनवरी को मुझे डॉक्टर ने बायोप्सी की रिपोर्ट दी और कहा कि अब हो जानी चाहिए। मैंने 8 जनवरी को कराची से लाहौर का सफ़र बांधा चेयरमैन की कैंपेन का, और Feb 8 को वापस आई। जब वापस आई तो इस्लामाबाद चलो का वक्त था, चलो इस्लामाबाद चलो, फिर यहाँ पे आके वो टेकिंग वगैरह। जब वापस गई तो डॉक्टर के पास टाइम नहीं था, इस तरह वो जो है पोस्टपोन होते 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 मई में चली गई। जुलाई शायद 8 जुलाई को, या पता नहीं, बहरहाल 1 मुहर्रम था उस दिन। तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। तो कभी कभी आप अपनी जान पे खेल के भी बहुत सारे काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हिस्टो नेगेटिव आई, लेकिन मेरा फॉलोअप ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के पास मलीर कैंट शिफ्ट हो गई थी। तो फिर मैं दोबारा शिफ्टिंग शुरू की। यू हैव टू गिव इन सो मच टू पॉलिटिक्स, यू थिंक पे बैक करती है पॉलिटिक्स उतना आपको जितना आप देते हैं? मैंने जिस एज में शुरू की थी उस वक्त मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनते हैं और कैसे सिलेक्शन होता है। और जब मैं जेल गई तो मैं स्टूडेंट थी,
और मैंने 27 दिन CIA सेंटर में गुजारे और ये एक बहुत बड़ा एक तल्ख तजुर्बा। क्या उम्र थी आपकी जब आप जेल में? मैं मास्टर्स फाइनल में थी 20 साल, तो 20-21 साल, तो 21 प्लस। तो मैं जो थी वो मैंने मास्टर्स फाइनल का एक सेमेस्टर वहीं से दिया और 4.5 महीने के बाद मैं रिलीज़ हुई 91 में। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे MPA या MNA बनना है, मैं बस पार्टी की कॉल पे चल रही थी। तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो थे वो मेंबर पार्लियामेंट बने जो स्ट्रगल में कहीं भी नहीं थे। ठीक है। तो फिर मेरे अतराफ़ के जो लोग थे वो मुझसे कहने लगे तुम क्यों नहीं। तो मैंने उस वक्त भी नहीं सोचा और मैं आराम से जो भी पार्टी कॉल थी उसको देखती रही। फिर बीबी क्योंकि चली गई थी शहीद यहाँ से, तो फिर जब 2002 में भी मैंने अप्लाई किया लेकिन मुझे किसी ने कंसिड्रेशन में नहीं लिया। तो देन बीबी से क्योंकि मैं मुस्तकिल इंटरनेट पे कनेक्ट थी तो उन्होंने मुझसे कहा तुमने अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा मैंने किया था। तो उन्होंने कहा मुझे तो किसी ने नाम नहीं भेजा। तो ये भी होता है जब आपका लीडर जो है थोड़ा दूर हो तो दरमियान के लोग खासा काम दिखा जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेंबर पार्लियामेंट भी बनूंगी। तो जब 2008 में मेरा नाम आया तो मैं बहुत ही हैरान हो गई। तो वो जो ब्रिज उस वक्त आप बतौर एक जूनियर कारकुन या एक यंग कारकुन के मिस करती थी टॉप लीडरशिप तक, अब आप वो ब्रिज बनती हैं अपने जूनियर कारकुनों के लिए? बहुत ज़्यादा। मुझे ये फ़ख्र है कि मैं सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ी हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने पार्टी में इंक्लूड किया है और बहुत सारे अब तो ऐसे भी लोग हैं जो MPA बने हुए हैं और शायद कुछ अरसे बाद आगे भी जाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बाकायदा जैसे बजट होता है तो मैंने स्पीचेस बना के दी या हमारी एम्बेसडर से मीटिंग है तो मैंने हर एक को थोड़ा थोड़ा कंटेंट देना कि आपने ये बात करनी है। और इस तरह जो टॉक शोज होते हैं उसके लिए मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया कि कैसे बात करते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद लेकिन लोग उस तरह से हुए नहीं और थोड़ा सा खुद भी करना पड़ता है। अब मैंने कभी भी 15 ईयर्स में 10 ईयर्स डेप्यूटी स्पीकर रही जिसमें 7 टाइम मैंने एक्टिंग गवर्नर भी एज एक्टिंग गवर्नर भी परफॉर्म किया, देन मिनिस्टर रही। तो मैं कभी भी ये लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं किया था। लेकिन लोगों के रिजेक्ट बहुत किए थे। अच्छा, आप चूंकि एक्टिव आपने तो अब मैं खुद कर रही हूँ। तो आज भी मैं अभी बैठी अपने क्वेश्चंस ही बना रही थी और मुझे ये खुशी है कि मैं अपने ये सारे काम खुद करती हूँ। बल्कि हमारे लेजिस्लेटिव ब्रांच के जो हैं उन्होंने कहा मैडम आपने हैंड रिटन हमें क्वेश्चन दिए, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सारा काम दिस इज हाउ इट शुड बी। आई थिंक ऐसे होना चाहिए। अच्छा, आज की सियासत को जब आप देखती हैं शायरा साहिबा तो हमें ना ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन किसी भी सियासी जमात को आप देख लें बहुत कम नज़र आती है। अगर हम प्रोपोर्शंस में देखें तो बहुत कम नज़र आती है। आपको क्या लगता है इसकी क्या रीज़न है और इसके ऊपर कितना काम होना चाहिए या पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो बात यह है कि सबसे पहले तो हम ख़वातीन को ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ख़वातीन की कैसे हो। हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि हमारी ख़वातीन के आइडेंटिटी कार्ड्स ही नहीं हैं। फिर दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो इस तरह वोट डालती है कि मेरे हस्बैंड ने कहा फ़लाँ पार्टी को दे दो, मेरे बच्चों ने कहा फ़लाँ पार्टी को दे दो। तो ये एक बड़ी वो है कि हमारे यहाँ कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है उसकी बहुत कमी है और हमारे यहाँ इस पे काम बहुत कम हो रहा है। लेकिन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब आया तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि लोगों ने ख़वातीन के आइडेंटिटी कार्ड बनवा दिए। थर में मोर देन 80% ख़वातीन आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उनके पास। और आप देखें कि वहाँ की वोट कास्ट का जो रेट है फ़ीमेल का वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे काफ़ी दफ़ा ये हुआ कि वज़ीर आला भी वहाँ के कोई और रह चुके थे तो बड़ा प्रेशर था कि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, लेकिन ख़वातीन ने वोट पीपल्स। अच्छा, हम एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करें, एक तो ज़ाती तौर पे जब भी पॉलिटिशियन से बात होती है आप समेत बहुत सारे लोग कंसर्न, उनके भी वही कंसर्न्स हैं जैसे हमारे हैं। जैसे मैं अगर जाते हुए लेट हो रहा हूँ, ट्रैफिक ज़्यादा है, सड़क ठीक नहीं है, एक पॉलिटिशियन को भी वो लगता है। बहुत कम ही लोग हैं जो उतना उस तरह का प्रोटोकॉल हाईएस्ट लेवल पे एंजॉय करते हैं। सीइंग द परफॉर्मेंस, आप डिप्टी स्पीकर रहीं सिंध गवर्नमेंट का, अब भी आप समहाउ हिस्सा ही हैं। आपको नहीं लगता कि परफॉर्मेंस में जो चीज़ें लाहौर के अंदर हुई, जिस तरीके से
सड़कें, मेट्रोज एंड ऑल, उस पर काम किया गया। कराची में उस तरह से नहीं हुआ, लोग गिला भी करते हैं। बुनियादी वजह क्या समझते हैं? बुनियादी वजह यह है कि पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक ही पार्टी की थी, और सिंध वाहिद सूबा है जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई और थी और लोकल गवर्नमेंट किसी और के पास थी। अब वो लोकल गवर्नमेंट ने हर तरह का शोर मचाया, लेकिन कभी कोर्ट में वो इस पे नहीं गए हैं कि जी हमें जो ये बजट एलोकेट हुआ है ये कम है या मिला नहीं। उन्हें सब मिला, लेकिन वो कोई मॉडल यूसी नहीं बना सके। 30 साल तक एक पार्टी के पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम रहना ये बहुत बड़ी बात है। और पहली वो तो यही कहते रहे हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं, लेकिन उन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया, कभी नहीं किया, और पैसा उन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया। और फिर जब पीटीआई जो है वो इंक्लूड हुई तो उन्होंने तो बाकायदा एक प्लान दिया, वो एक वाइट पेपर निकाला कि किस तरह से एमक्यूएम ने पैसे को यूटिलाइज किया। तो अब इस वक्त पहली दफ़ा मेयरशिप, डिप्टी मेयरशिप और 2 डिस्ट्रिक्ट्स की लोकल गवर्नमेंट हमारे पास है, 2 में जो है स्प्लिट मैंडेट है। तो अब लोगों को कराची में बेहतरी भी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंडरपासेस भी बने हैं और क्लिक का मंसूबा है और डिफरेंट हैं, जिसमें हमने एशियन बैंक से और वर्ल्ड बैंक से 803 यानी 803 बिलियन रुपीस के जो है ना डॉलर्स के, अमेरिकन डॉलर्स में माहिदे किए हैं। लेकिन ये सब ग्रेजुअली होगा, क्योंकि एक तो कराची में अगर आप देखें तो इन्फ्लक्स रोज़ाना की बुनियाद पे इतना ज़्यादा है कि उसकी आबादी बढ़ती चली जा रही है, उसके चैलेंजेस जो है कम है और मसाइल इतने ज़्यादा हैं। कहीं चाइना कटिंग हो गई तो लोगों का पानी इधर से उधर चला गया, कहीं गोठों, देखिए पानी पहुंचाना तो फिर फ़र्ज़ है ना, अगर कोई आबादी हो जाती है उनको भी देना है। तो एक बहुत बड़ा, अब लोग कहते हैं कि हमने सॉलिड वेस्ट बुलाया, तो डीएमसीज जब तक रेजोल्यूशन नहीं पास करेंगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है सॉलिड वेस्ट नहीं बुला सकती। तो जितनी डीएमसीज थी, एमक्यूएम के पास थी, किसी के पास थी, इन सब ने कहा तो हमने बुलवाया। अब वो इतना, अगर नॉर्थ कराची का एक जगह मैं आपको बताऊं जहाँ पे नाले के ऊपर केबिन ही केबिन है और वो नाला भी दरमियान में खुला हुआ है और वो सारा उसमें अपना कचरा डालते रहते हैं और वो स्टक हो जाते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि कराची के लोगों को एक बहस है कि हमने नाले बंद कर देने, हमने कचरा फेंकना है, हमने मदद नहीं करनी है, हमने, तो ये भी एक अब मेरे ख्याल में एक ऐसा चांस है जिसकी बेस पे कि नहीं, एक कोशिश है जो मुसलसल हम कर रहे हैं और हमने नेबरहुड प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं बहुत सारे। और जो ये वाटर बोर्ड के साथ हमारा एक मंसूबा है जिसमें सड़क उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक के इलाकों के सीवरेज सिस्टम जो है ना वो सही नहीं होगा। सड़क की आपने बात कर ली, मैं उसी तरफ आने लगी थी कि इफ़ाई में कराची की सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, उसकी वजह से हादसा भी होते हैं, उसके बाद गाड़ियाँ लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं और ट्रैफिक के मसाइल तो हैं। आपको लगता है कि इसके ऊपर प्रायोरिटी की बेसिस पे काम होना चाहिए? कराची में सड़कें इसलिए तबाह हुई कि 3 साल पहले जो बारिश हुई थी वो इतनी ज़्यादा थी, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था और बहुत ज़्यादा। तो अब हमारे पास बजट जो है ना, नहीं अब जो बजट है ना, नहीं बजट जो है ना वो आपका इस तरह नहीं होता कि आप सारा लाके एक ही जगह लगा दें। बहुत बड़ा कराची है और फिर बजट तो पूरे सिंध का होता है, उसमें कराची को सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये है कि ग्रेजुअली ही सारा होता है और अब बेहतरी है क्योंकि अब हमने एक कंपटीशन शुरू किया है कि कौन मॉडल यूसी बनाएगा, सबके पास है। चले हम इंतजार कर रहे हैं। और कम से कम इस टेन्योर के एंड पे अब ये एक्सक्यूज तो नहीं होगा कि लोकल गवर्नमेंट पास नहीं है, तो अल्लाह करे बेहतर हो, आवाम के लिए बेहतर हो। और ये खुशी की बात है कि सिर्फ सिंध है जिसमें लोकल गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर भी पूरा किया, वहाँ पे इलेक्शन भी हुए और लोगों को फंड्स भी मिल रहे हैं। अदरवाइज किसी सूबे में ना लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं, ना लोकल गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूरेशन पूरी की और कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता। एक तो हमारी कोशिश होती है कि पॉलिटिक्स पे बात कम हो, लेकिन जब पॉलिटिशियन सामने हो तो बात हो ही जाती है, निकल ही जाती है, हमारी मजबूरी है। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आए, रमजान में क्या रूटीन होती है? आर यू ए शेफ? खुद खाना बनाती हैं? कुक की खुद सहूलत हासिल है? बिल्कुल बनाती हूँ। कभी मेरे और कराची और इस्लामाबाद की लाइफ में भी फर्क बताएं, क्योंकि आप वहाँ भी दिन गुजारती हैं और बीइंग पार्लियामेंटेरियन। कराची का मतलब है कि मेरे साथ मेरे भतीजा भतीजी भी होंगे, मेरे साथ जो है वो मेरे गार्ड्स भी होंगे
और मेड जो होगी वो हमेशा रोजाना, मतलब मेड जो होगी वो हर सुबह नई हो जाएगी, क्या करना है, गोल गोल घूमती रहेगी किचन में, काम नहीं शुरू करेगी जब तक कि हम खुद ना उतरे। कुक करती हैं? तो मैं करती हूँ अब तो। पहले जब मेरी शादी हुई मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब मुझे सब कुछ आता है, मैं सब पका लेती हूँ। ये कैसे हुआ? आपको तो और भूल जाना चाहिए था, बिकॉज़ मसरूफियत बढ़ गई। नहीं, बस वो मैंने ये देखा कि अगर आप अपना घर दूसरों के हाथ में दे दें तो बहुत तबाही हो जाती है और बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हो जाता है, आपको कोई चीज़ नहीं मिलती और डबल जो है ना आपका खर्च होता है। और मैं अब हेल्पर ज़रूर रखती हूँ, लेकिन उसको सारा गाइड करती हूँ, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो खुद डालती हूँ, बताती हूँ, खड़ी रहती हूँ, और जैसे ही मैं हट जाती हूँ कहती पक गया। तो जो भूनते हैं कुछ करते हैं वो प्रोसेस जो है, मतलब एक पार्लियामेंटेरियन खातून को भी वही मसाइल होते हैं जो काम खातून को होते हैं। थी तो मेरे घर में ही एक स्टूडियो मैंने बनाया हुआ था, तो मेरे 3-4 प्रोग्राम अगर हैं कि 6 बजे भी है, 7 बजे भी है, 8 बजे भी है, फिर 9 बजे गैप आ गया और 10 बजे भी है, या सम टाइम 6 बजे का गैप आ गया, तो मैं दौड़ के ऊपर जाती थी और अपने जो भी खाना है उसको अच्छा ब्रेक्स के अंदर जाती थी, खाना जल्दी से बना के उसको करवाती थी। सियासत और घरदारी दोनों को साथ साथ लेकर चलना मुश्किल था? है तो मुश्किल, लेकिन अगर आप में ये सलाहियत है, एबिलिटी है मैनेजमेंट की, तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में सिर्फ क्लीनिंग के लिए लोग आते हैं, लेकिन मैं सारा खुद करती हूँ। बस फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे 2 हैं, वहाँ पे मेरे भतीजा भतीजी, 3 गार्ड्स, तो फिर ये सारे लोग 7-8 लोग हो जाते हैं। अभी तो मैं सहरी भी खुद बना रही थी, क्योंकि रमज़ान में मैंने शिफ्टिंग की है, तो आपको कोई हेल्पर मेड कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अफ्तार में आ जाती है फिर भी एक खातून। शहरा साहिबा, कुछ जल्दी से मैं सवाल करती हूँ, उसका जल्दी से आपने जवाब देना, ठीक है? वज़ीर आला पंजाब अच्छे हैं या फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? ज़ाती तौर पे तो मैं नहीं कहूँगी कि, लेकिन ये है कि एक वज़ीर आला को सबसे पहले अपने सूबे पे तवज्जो देनी चाहिए। केपी में मुझे वो तवज्जो नजर नहीं आ रही। पंजाब में जी ठीक है। अगर इफ्तार की दावत 2 पार्टीज आज दे दें कि 2 में से एक में आपने ज्वाइन करना है, तहरीक इंसाफ या एमकेएम, दोनों की लीडरशिप ने बुलाया, कहाँ प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, कहाँ जाएंगी? एक ही दिन है, वरना एक जगह करूंगी, अफ्तार उधर कर लूंगी, अफ्तार के साथ डिनर होता है, एक जगह जाना। दिस इज पीपल्स पार्टीज पॉलिटिक्स ना, नाराज नहीं करना किसी को, साथ लेके की पॉलिटिक्स। अच्छा, जाहिर है कि आपको करने मुराद अली शाह अच्छे वजीर आला हैं या फिर जो कायम अली शाह थे? कायम अली शाह दोनों, क्योंकि क़याम अली शाह के ज़माने में जो पॉलिसीज़ फाइनलाइज हुई थी पीपल्स पार्टी की, वो नया दौर था, उसको लेकर ही मुराद अली शाह साहब चले हैं और दोनों की बेस्ट परफॉर्मेंस है। जो काम, जो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, उन्हीं को ही लेके हम चल रहे हैं, उन्हीं को लेके चल रहे हैं। फेवरेट एंकर कौन है आपका टेलीविजन शोज में, जिसके शो में जाना हमेशा कंफर्टेबल लगता है जब वहाँ से दावत आती है? सभी अच्छे हैं। कोई एक जिससे ज़्यादा कंफर्ट लेवल है आपका, या एक होता है ना पर्सनल कंफर्ट होता है किसी भी एंकर के साथ? नहीं, सबके साथ कर लेते। किसके शो में नहीं जाएंगी? बिल्कुल नहीं पसंद? बस कभी कभी मुझे कुछ लोग ऐसे लगते हैं जो खामखा बटरिंग कर रहे हैं किसी न किसी की, तो वहाँ पे मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, लेकिन चली जाती हूँ फिर भी, क्योंकि जंग है। Who you feel more comfortable with, फीमेल एंकर्स या मेल एंकर्स जो टीवी होस्ट है, टॉक शोज होस्ट है? नहीं, सबके साथ ऐसा कोई तकसीम नहीं होती। लेकिन सीधी बात है कि एक ज़माने में मेरा प्रोग्राम 2-4 लोगों के साथ बहुत होते थे, जावेद चौधरी साहब, कामरान के साथ और इनके साथ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गए चैनल्स, तो फिर बहुत ही ये चेंज कैसा है जो टीवी से ज़्यादातर सोशल पे शिफ्ट है लोगों का, सोशल मीडिया का ज़्यादा ट्रेंड है, आप फील करती हैं इस चेंज को बीइंग पॉलिटिशियन? पहले तो टॉक शोज, एक टॉक शो से सब कुछ बदल जाता था। मेरे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, लेकिन मैंने बहुत अरसे से ट्वीट करना बंद कर दिया था। अब दोबारा शुरू में ट्वीट करती थी, तो हमारी एक पार्टी है, उसके लोग इस कदर नाजेबा हरकत करते थे, इतना नाजेबा जवाब देते थे कि ट्विटर अकाउंट अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सिर्फ ये करना शुरू कर दिया था, जो मेरे प्रोग्राम होते थे उनके सेगमेंट्स उस पर लगा देती थी। अच्छा। वरना पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्वीट भी किया करती थी, लेकिन 2018 के इलेक्शन के बाद मेरा ट्विटर अकाउंट इतनी दफ़ा हैक हुआ, वो तो शुक्र है कि मुझे ब्लू टिक मिल गया। हर दफ़ा हर एक को वजाहत करनी पड़ती थी, फेक अकाउंट बना के लोग कर लेते थे। अब जब से ब्लू टिक मिला है तो फिर मैंने ना उसको छोड़ दिया था। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं तुमने क्या कर दिया मेरे बारे में, मैं कुछ नहीं किया। चेयरमैन कह रहे हैं तुमने ये क्या किया। लोग कितनी ज्यादती करते हैं ना, अब वो ना सुना भी नहीं जाता। समटाइम ये होता है कि पार्टी कह देती है कि ये क्या किया और वो सुने बगैर ही
बहुत सारे लोग फ़ोन करने लगते हैं, ये क्या किया है, ये क्या किया है। तो भाई मैंने नहीं किया है। एक सियासतदान के लिए शरह साहिबा कितना ज़रूरी है टीवी प्रोग्राम्स में जाना और अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हल्के के अंदर जाके वहाँ पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हल्के में भी आप हों और आप है ना चैनल्स पे भी आएँ, बात करें, क्योंकि देखें हमारे यहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम है। मैं बार बार ये कहूँगी कि लोगों को मालूम ही नहीं कि एक ट्रू पॉलिटिशियन क्या है, क्या होता है। आजकल की यूथ तो कहती है वो बड़ी पॉलिटिकली अवेयर है, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। नैरेटिव जो है, नैरेटिव लेस पॉलिटिशियन जो है हमारे यहाँ आ गए हैं, उनका कोई नैरेटिव नहीं है, कोई गोल नहीं है। तो ये एक बहुत ही ऐसा वक्त है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको चैनल्स पे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। इंटरेक्ट अगर ही नहीं करेगा पॉलिटिशियन तो फिर क्या होगा? पीपल्स पार्टी क्या कर रही है इस ये जो अनअवेयर हमारी यूथ है या हमारी कौम है पॉलिटिकली, उसको अवेयर करने के लिए पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी क्या रोल प्ले कर रही है? जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इस वक्त जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ पार्टीज़ पे इल्ज़ाम है, कोई कह रहा है अपनी ही पार्टी को कि उसने इस सूबे में जो है फॉर्म 47 है, कोई दूसरे को कह रहा है कि इस सूबे में फॉर्म 47 है। पीपल्स पार्टी पे इस तरह की कोई एलिगेशन नहीं है और उसकी वजह हमारी परफॉर्मेंस है कि हमने जिस तरह से जो है हेल्थ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर मुख्तलिफ काम किया है, पावर पे हमने जिस तरह काम किया है, ये सब चीज़ें हमारी यूथ देख रही है, तो वो हमें ही वोट करती है। और उनको जो इस वक्त सिर्फ एक लीडर है जिससे लोगों को उम्मीद है और वो बिलावल भुट्टो है। अच्छा ओके, चलें, आपका नैरेटिव, आपका ख्याल, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। बहुत मसरूफ़ हैं, कुछ ऐसी निजी मसरूफियात के बावजूद, एक तो बहुत थकी भी थी, लेकिन फिर भी जब हमने इनवाइट किया तो आ गई और हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर फ्यूचर। हमारे साथ शैला रज़ा साहब मौजूद थी जी, आज विमेंस डे भी था, तो आई होप कि बखूबी नुमाइंदगी हो पाई है। बड़ी स्ट्रगल है इनकी सियासत के अंदर और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है ये डेफिनेटली स्ट्रगल इनसे जुड़ी हुई है। बाकी आप इख्तलाफ कर सकते हैं इनकी पार्टी पॉलिटिक्स से या इनके नैरेटिव से, आपको अपनी चॉइस है, लेकिन एज फार एज द पॉलिटिकल स्ट्रगल इज कंसर्न तो उसमें इनके नंबर पूरे हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस। जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे। रमज़ानुल मुबारक है और हर मुसलमान जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रखे, लेकिन शुगर के मरीज़ जो होते हैं ना उनके लिए फ़ैसला आसान नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अक्सर मालूम नहीं होता कि उनकी सेहत पर जो है ना क्या असर पड़ेगा और क्या उनकी सेहत इस बात की इजाज़त देती भी है कि नहीं कि वो रोज़ा रखें। और अगर वो रख लें तो समटाइम्स उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर वो डर जाते हैं रोज़ा रखने की वजह से। तो उनको क्या करना चाहिए या ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, हमने इस पर बात करनी है। रोज़े के दौरान जो ब्लड शुगर लेवल है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इंसुलिन और दवाइयों का शेड्यूल क्या होना चाहिए, और सबसे अहम जो इन सारे अवामिल में है वो शुगर के मरीज़ों को सहरी और अफ्तारी में खाना क्या चाहिए, जो उनको हेल्प करे। हमारे साथ डॉक्टर फ़हद जान मौजूद हैं, उनसे ज़रा रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो हमें क्या रिकमेंड करेंगे। डॉक्टर फ़हद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा हमें हेल्प करें, खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किन मसाइल का शिकार ज़्यादातर होते हैं रमज़ान के अंदर, और कुछ बुनियादी तजावीज़ क्या है रमज़ान को लेकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी आपका। जैसे कि हम सब जानते हैं रमज़ान का महीना है, हर मुसलमान चाहता है कि वो रमज़ान के रोज़े रखे, और डायबिटीज़ की जो मरीज़ है वो इससे इस्तिस्ना नहीं है। बेसिकली डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको किस किस्म की डायबिटीज़ है और वो किस किस्म की दवाई ले रहे हैं। डायबिटीज़ की दो अक़साम है आमूमी तौर पे, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2। तो डिपेंड करता है वो किस किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं। अगर 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं डायबिटीज़ के मरीज़ को, कौन सी किस्म की डायबिटीज़ है, इनकी डायबिटीज़ का कंट्रोल किस तरह है, जिसमें हम HbA1c एक टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल है या नहीं, इंसुलिन ले रहे हैं या वही कोई गोली ले रहे हैं। अगर ये सारी अवामिल ठीक है, इनका डायबिटीज़ कंट्रोल ठीक है, वो एक गोली ले रहे हैं, 2 गोली ले रहे हैं और उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ बेशक रोज़े रख सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि वो रमज़ान के दौरान, रोज़े के दौरान अपनी शुगर को मुतवातिर मॉनिटर करें। सुबह, दोपहर, शाम, अफ्तार के टाइम चेक करें, अपनी शुगर को चेक करें, क्योंकि अगर वो एक हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। महफूज है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रोज़ा रखना? रिपीट कीजिए आप प्लीज़। मैं ये कह रही हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए महफूज है रोज़ा रखना? जी, यही मैं बताना चाह रहा था कि
महफूज है उन लोगों के लिए अगर उनका डायबिटीज का कंट्रोल बहुत अच्छा है। अगर वो 1 या 2 गोली ले रहे हैं, अगर वो दिन में 3-4 दफा इंसुलिन नहीं लगा रहे हैं, तो बिल्कुल उनके लिए महफूज है। तो ये हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए जिनको डायबिटीज है उसके लिए डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो हर एक को अलग से देखना पड़ता है। ठीक है, तो फात जो डायबिटीज़ की डिग्रीज हैं या नंबर्स हैं, वो आपने कहा कि दिन में 2-3 दफ़ा आप उसको चेक करें, मॉनिटर करें, वो कहाँ पे फॉल कर रही हैं तो आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए और किस हद तक है तो सेफ़ हैं, कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? शुगर कितनी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर किसी की रोज़े से है और इनकी शुगर 70 या 80 से नीचे जा रही है, मतलब इनको हाइपो हो रहा है, शुगर बहुत लो हो रही है, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको रोजा खोलना है जी। इसी तरह अगर किसी की शुगर 300 से अबव जा रही है तो भी उनको रोजा खोलना है, क्योंकि उनको दवाई देनी है उसको शुगर को नीचे लाने के लिए। तो ये कट ऑफ होती है हमारी जी। 70 नीचे हाइपो हो रहा है तो कुछ मीठा खाना है ताकि शुगर ज्यादा हो जाए। अगर 300 से ज्यादा है तो उन्होंने फिर भी रोजा खोलना है और कुछ दवाई लेनी है ताकि उनको शुगर नीचे आ रहा है। अगर इसके बीच में रह रहे, मतलब 100 से अबव रह रहा है, 250 के दरम्यान रहे, तो भी जी रोजा बिल्कुल रख सकते हैं जी। ठीक है। अच्छा, किन चीज़ों के खाने से गुरेज करना चाहिए? मीठे का तो चले हमें पता है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो है ना उनको नहीं खाना चाहिए, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें खासतौर पर रमज़ान में, सहरी में और इफ्तार में जिसको नहीं खाना चाहिए? शुगर के क्योंकि एकदम वो हाइप अप करती है शुगर। जी सहरी में तो हम सब रोटी खाते हैं, कुछ पराठा खाते हैं, तो उसमें तो हम ज़रा इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते क्योंकि पूरा सारा दिन गुजारना होता है। हाँ, अफ्तारी के टाइम हमारे बहुत खुराक आपको पता है किस तरह की होती है, तो उसमें तो मशरूबात से हम बिल्कुल मना करते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो आम मशरूबात है उससे तो मना करते हैं। बाकी जो मुरक्कल ग़िज़ाएं हैं, मतलब पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, कढ़ाइयाँ हो गई, वो भी एक कम मिकदार में, मतलब पकौड़े खाने तो 2-3 पकौड़े खा लिए, 1 समोसा उठा लिया, और ज्यादा मुरक्कल ग़िज़ाएं भी ना खाएं। दही भले हो गए, फ्रूट चाट हो गया, आम चाट हो गए, बाकी रोटी वगैरह वो कॉमन जो एहतियात हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शुगर चेक कर लेते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है शुगर स्ट्रिप्स भी इतनी महंगी हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, हर शख्स शुगर को चेक करना, खासतौर पे लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि बार बार वो शुगर चेक करे। तो कोई ऐसी कॉमन सिम्टम्स हैं जो रोज़े की हालत में अगर अपेयर होना शुरू हो गई हैं तो आप बीइंग डॉक्टर, हेल्थ प्रोफेशनल कहेंगे कि रोज़ा तोड़ दें और फ़ौरन से देखें अपनी शुगर को, कुछ खा लें? जी, इसमें दो ही है, या तो शुगर बहुत लो होगी या शुगर बहुत ज्यादा होगी, दोनों की अलग अलग अलामत होती हैं। अब शुगर लो होने की अलामत ये है कि आपको टांगों से जान जैसी निकल रही है, आपके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती है कि आप कहाँ हैं, बात ही ठीक नहीं करते, तो ये कम शुगर होने की अलामत है, तो ये शुगर तोड़ना चाहिए। अब ज्यादा शुगर की अलामत ये है कि प्यास बहुत ज्यादा लग रही है आपको, बार बार आप पेशाब के लिए जा रहे हैं, थकावट बहुत ज्यादा है, जिसमें मैं जान नहीं है, तो यही ज्यादा शुगर के अलामत है। तो अगर ये दोनों अलामत है, कोई किसके पास सेफ यही रहेगा कि इसको चेक कर लिया जाए। बाज़ औक़ात लोग हाई शुगर पे लो शुगर की रेमेडी ले लेते हैं, तो वो भी नुकसानदेह है, वो ज्यादा नुकसानदेह। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया। वक्त में आपने अच्छी बातें हमें बताई और उम्मीद है कुछ ना कुछ फायदा होगा। 70 से नीचे अगर शुगर जा रही है, 300 से ऊपर जा रही है, दोनों सूरतों में रोज़ा तोड़ दे, डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर साहब ने ये कहा। बहरहाल जी, आगे बढ़ जाते हैं हम और आपको बताते हैं एक तरीका इलाज के बारे में। कुरान मजीद सब इंसानों के लिए अल्लाह ताला का एक अजीम तोहफ़ा है, ये हम सब मानते हैं, हम सब का ईमान है इस पर, और ये हमेशा इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद है जो सूरह रहमान से बड़े बड़े अमराज का इलाज करते हैं, और उनका ये मानना है कि सूरह रहमान ने हर बीमारी का इलाज पोशीदा है, चाहे वो कैंसर और एड्स जैसे अमराज ही क्यों ना। That's huge। हम इनसे बात करते हैं, उनके मुताबिक अब तक कई मरीज़ ऐसे हैं जो इस तरीक़ा इलाज से सेहतयाब भी हुए हैं। हम उनकी मुलाकात आपसे और ख़ुद से भी करवाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद इस वक्त मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब ने काफ़ी देर वेट भी किया, तो डॉक्टर साहब बहुत माजरत, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन ये मौजू ऐसा है, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे देखने वालों तक अपना जो इल्म है उसका कुछ हिस्सा ज़रूर पहुँचाएँ। सबसे पहले तो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो हम सामने रख रहे हैं कि सूरह रहमान से बीमारियों का इलाज रूहानी तौर पर, ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर साहब? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बेटा, मैं खुद प्रोफेसर हूँ मेडिसिन का, और आईसीयू मेरी पैशन रही है 30 इयर्स। लेकिन ये तरीका इलाज जो है, इसमें एक चीज़ करेक्ट कर दूं, जो आप बोल रही थी कि मैं इलाज करता हूँ, मैं इलाज नहीं करता हूँ। हम इसको एक तरीका इलाज के तौर पे ऑफर जरूर करते हैं। शिफा अल्लाह देता है, कुरान का हर पर शिफा है। अलबत्ता उस कुरान के मालिक तक पहुँचने के लिए, उससे कनेक्ट होने के लिए है।
उसकी हजूरी हासिल करने का, तो कारी बासित मिस्री की आवाज़ में जो बगैर तर्जमे की सूरह रहमान है उसकी तलावत को मरीज़ ने सुबह दोपहर शाम 7 दिन पास आधा गिलास पानी रख के, या रमज़ान में सहरी अफ्तारी और सोते वक्त कर लें, तो 7 दिन उसने आंखें बंद करके सुनना है। जिस मर्जी मर्ज के लिए, जिस मर्जी मजहब का, जिस मर्जी नस्ल का इंसान है, अगर वो दिल से मानता है इसको एक तरीका इलाज के तौर पे, मजहब के तौर पे नहीं, एक तरीका इलाज के तौर पे उसने कुरान करीम को सुनना है। कुरान का मतलब ही ये है किरात किया हुआ, एक किरात करेगा और दूसरा सुनेगा, जैसे नबी तो उसको दिल के कानों से सुनना है, अपना दिल साफ करके, सबको माफ करके और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होके सूरह रहमान वाले के सामने खुद को पेश कर देना है। और हर बार सुनने के बाद वो पानी लें, आंखें बंद करें और अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने बनाने वाले को जिस प्यारे नाम से आप पुकारते हैं बहुत प्यार से पुकार के 3 सांसों में वो पानी भी पी लें और फिर आंखें खोल दें। तरीका इलाज तो सिर्फ इतना है। लेकिन हम आईसीयू में जब लगाते हैं तो कई बार मरीज बेहोश होता है तो पानी तो वो नहीं पी सकता, लेकिन उसके पास सूरह रहमान लगा दी जाती है। अगर उसके घर वाले विलिंगनेस देते हैं या वो खुद जब होश में था तो वो सुनने पे तैयार था। और ये उन अमराज के लिए हम कह रहे हैं, हमने आईसीयू या हॉस्पिटल बंद नहीं किया, हम उन सिचुएशंस में कह रहे हैं जब इंसान डेड एंड पे पहुंच जाता है। इवन एलोपैथी मैं असल में तरीका इलाज डॉक्टर साहब आपसे यही पूछना चाह रहा था, कोई ऐसा वाकया, ऐसा कोई वाकया पेश आया कि कोई मरीज जिसका इस रूहानी तरीके से आपने इलाज किया हो और कुछ इमीडिएट रिजल्ट्स आपने देखे होंगे ऐसे वाकयात, कोई एक कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं खुद इसकी जिंदा मिसाल हूँ। मुझे पेशेंट का प्रिक हो गया था और मेरे जिस्म में 3 डेडली जरासीम, एड्स का जरासीम, HIV और हेपेटाइटिस B और C, काले यरकान के 2 जरासीम मेरे जिस्म में आ गए थे। 6 माह के अंदर अंदर मेरे टेस्ट पॉजिटिव थे। 2 साल तक मैं भी टमकटोइयां मारता रहा था। मेरी एलोपैथी की तरफ से मुझे जवाब था। मैं 99, 2000, 2001, 2002 तक इसको सफर करता रहा। और 2002 में सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी जिन्होंने ये तरीका इलाज इंट्रोड्यूस करवाया, तो इलाज साउंड के साथ इलाज, आज पूरी दुनिया इस पर रिसर्च करना शुरू हो गई है। म्यूजिक से भी इलाज हो रहा है, हर चीज हो रहा है, लेकिन हमें बेस्ट रिजल्ट्स इसमें मिले। उन्होंने मुझे ये कहा कि इसको तुम सुनो, कुरान शिफा है और शिफा में जाने बल्ला है। और अल्लाह खुद कह रहे हैं कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए, किरात किया जाए, तो उसे तवज्जो और गौर से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। और रहम रहमान ही करेगा। जब हम फंसे होते हैं तो हमने रहमान को ही पुकारना ना, कहा तो पुकारना, जब्बार को नहीं पुकारना। और जो आपने म्यूजिक से इलाज की मिसाल हूँ आपके सामने, कलामी की माजरत, म्यूजिक से इलाज की बात की है, हेल्थ पे जाएंगे ना, बिल्कुल सही। आज ही हमने इस पर एक टॉपिक भी किया है, एक सेगमेंट भी किया है इसके ऊपर। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने तरीका इलाज थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, जिस टाइम पर आप सुनने के लिए बैठे हैं तो क्या आपने नीयत अपनी इस तरह से करनी है कि मैं इस बीमारी के इलाज के लिए ये सूरह रहमान को सुनने लगा हूँ? माफ़ कीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाजमी नहीं है कि आप ये सारे अल्फाज दोहराएं। मरीज बेहोश भी होता है, कोमा की हालत में होता है, क्या नियत करेगा? लेकिन जब उसकी विलिंगनेस है, वो सुनने ही इसलिए बैठा है कि उसको शिफा हो जाए, या जिस मुसीबत में भी वो फंसा हुआ है उसमें से उसका खालिक और मालिक उसको निकाल दे। जब वो पेश हो गया तो नीयत तो हो गई उसकी। और कई बार वुजू तक नहीं कर सकता, मरीज ऐसी नापाक हालत में होता है, कैथीटर लगा हुआ है, पैम्पर लगा हुआ है, तो उसका दिल पाक हो, वो उसके दिल में किसी के लिए नफरत ना हो, हसद ना हो, कीना ना हो। कारी अब्दुल बासित जो साहब हैं, उनकी आवाज में ही क्यों सुने? हमें बेस्ट रिजल्ट्स मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ में सुनवाए गए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट्स हमें मिले ये मिस्र के पुराने कारी थे। हो सकता है अल्लाह को उसकी आवाज़ में कुछ ज़्यादा उसके लहन में, या साइंस बाद में निकाल लेगी। आज बेथोवेन की सिम्फनी के ऊपर रिसर्च आ गई है कि उसने कैंसर के कुछ सेल्स जो हैं 20% पेशेंट्स में, वो इन विट्रो उन्होंने देखा है कि वो डेड हो गए हैं, लेकिन वो 8th सिम्फनी ही है। इसी तरह जो हजरत बिलाल हबशी हैं, वो 4 मौज़नों में से एक मौज़न थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन आज उनका नाम हम सबको पता है, बीइंग ए मुस्लिम, बाकी 3 का हमें नाम नहीं याद होता, वैसे इस बुक्स में हमें पढ़ना पड़ता है। तो अल्लाह को कोई आवाज, कोई लहन, कोई ऐसा, या अल्लाह की अपनी कोई ऐसी हिकमत उसमें होती है। वो साहब भी थोथले थे, कारी बासित मिस्री साहब भी, और उनका अपना एक पैशन था, उसमें सूरह रहमान पढ़ते वो भी कहते थे कि जब मैं इसकी किरात करता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ चला जाता हूँ। तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो कुरान, पूरे कुरान की दुल्हन है सूरह रहमान। और हाँ, ये मैं वाज़ेह कर दूं कि छोटे बच्चों को नहीं सुनवाना है। जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं वो नहीं सुनेंगे, उनके माँ बाप सुनेंगे। माँ बाप ही दुआ करके पानी पियेंगे। बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप ही बीमार होते हैं। माँ बाप की सोच बदलेगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। ये हमारे बहुत से बच्चों का
इस पे एक्सपेरिमेंट है, ऑटिज्म तक के बच्चे इंप्रूव कर गए हैं, माँ बाप की अपनी टेस्टिमनीज पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं ख्याल कोई 2000 से ज्यादा वीडियो है जिसमें लोग खुद नरेट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक तो बड़ी ही मुफीद बातें हैं और बड़ी सादा और बड़े मौसर अंदाज में आपने इतने कम वक्त में हमारे लिए सामने रखा। मुझे लगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कुरान शिफा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ नहीं, आप बहरहाल एक जरिया ज़रूर है हम तक इस इल्म के पहुँचने का, और हम आपके बड़े ममनून हैं। और इंशाल्लाह जब भी मौका मिला मजीद आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। कुरान की जानिब रागिब करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी नेकी, और फिर रूहानी इलाज की जानिब लेके जाना, तो ये बहुत बड़ा काम है जो अल्लाह आपसे ले रहा है। बहुत शुक्रिया। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। और वंस अगेन आपसे बहुत माजरत जो कि आप इंतजार करते रहे, हम थोड़े से सेगमेंट्स के बीच में फंस गए थे, तो उसको प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जावेद मौजूद इस अहम मामले पे हमारी रहनुमाई कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं जी, साथ रहिए। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस ब्रेक के दौरान लाहौर और इस्लामाबाद में अज़ान मगरिब हो चुकी है, यानी कि इफ्तार का वक्त हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने और हमने, जो तमाम लोग लाहौर और इस्लामाबाद से हमें देख रहे हैं, इफ्तार कर ली है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जो हमने मुस्लिम साइंसदानों और मुफक्किरीन के सिलसिले में शुरू किया हुआ है। हम आज बात करेंगे अबू यूसुफ याकूब बिन इसहाक अल-किंदी की, जो न सिर्फ अरब दुनिया के पहले फ़लसफ़ी बल्कि तिब, रियाजी, फल्कियात और कीमिया में भी गैर मामूली महारत रखते थे। अल-किंदी को जो अरब फ़लसफ़ा है इसका बाप कहा जाता है। उन्होंने जो यूनानी फ़लसफ़े का अरबी में तर्जुमा किया, उसे इस्लामी दुनिया में फ़लसफ़ा और साइंस के दरवाज़े खोले, ऐसे मौसूम है उनके साथ। और उन्हें फ़लसफ़ा हो जाए, मंतक़ हो जाए, मौसीक़ी हो जाए, तबियात हो जाए, फिर कीमिया है, तिब है और दीगर मौज़ूआत हैं, उससे उन मौज़ूआत के ऊपर 260 से ज़ायद ऐसी तसानीफ़ हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या लगी मुझे इनकी, वो ये कि इन्होंने मौसीक़ी के ज़रिए इलाज करने की बात की और उसके ऊपर उन्होंने काम किया। इन्होंने और क्या क्या काम किए, इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी के ऊपर इन्होंने काम किया। फिर तो ऐद हाज़िर में इनके जानशीन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मौसीक़ी से बहुत सारे बीमार ज़हनों का इलाज किया। बीमार ज़हनों का या बीमार दिलों का इलाज, टूटे दिलों का इलाज। अच्छा, इनको फॉरगॉटन जीनियस भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये हम हमारे साथ मौजूद हैं। जो वेलकम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? पहले अगर हम वो आखिरी सवाल पहले अटेंड कर लें, हमने बनु मूसा बरादरान जब कवर किए थे तो हमने बताया था कि उन्होंने अल-किंदी की शिकायत की थी और उसके बाद अल-किंदी को निकाल भी दिया गया और इनका काम जब्त भी कर लिया गया और फिर ही बस भुला दिए गए मुस्लिम तहजीबों में। लेकिन ये वो बड़े आदमी हैं जिन्होंने इस्लाम और यूनानी फ़लसफ़े को एक मुकाम पर लाए थे। तो इन्होंने वो जो अक्ल और ईमान के दो आज तक हम समझते हैं कि दे आर पोल्स अपार्ट, इन्होंने उसको उस ज़िद को ख़त्म किया था और कहा था किसी सूरत ये मुतज़ाद नहीं है। और यूनानी फ़लसफ़े को पढ़ा और वो जो पहले कहा जाता था इनके दौर में भी एहतियात से पढ़े। उन्होंने कहा अरे भाई कैसी एहतियात, साइंस हो, फ़लसफ़ा हो, या अक्ल की एक फैकल्टी से निकली हुई कुछ बातें और ये किस तरह हमारे ईमान के लिए नुकसानदेह है। तो इन्होंने ये बहुत मुश्किल काम किया। मुश्किल काम करते हुए इनकी शख्सियत का एक और बहुत सुनहरी पहलू ये है कि एक बहुत अमीर बाप के बेटे थे। He had everything. So बुद्धा की तरह, सिद्धार्थ की तरह वो महल छोड़ा और वो जानने के सफर में, जागने के सफर में। ये जो कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट आपने बताया, इट मींस कि उस टाइम भी साइंस और मजहब का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो उस वक्त भी मौजूद था, एग्जिस्ट कर रहा था। इमरान भाई, एक सवाल अहम यह कि मुस्लिम गोल्डन एज एक एग्जैक्ट टाइम पर क्यों शुरू हुई, उससे पहले क्यों नहीं है? क्योंकि उससे पहले हम ये समझ बैठे थे कि बहुत ज्यादा फलसफा पढ़ने से शायद ईमान कमजोर पड़ जाता है। और अल-किंदी ने उस परसेप्शन को तोड़ा। और मैं तो एक बात ज़राए मजाक कहता हूँ कि भाई वो ईमान जो इतना कमजोर हो कि एक दलील ना बर्दाश्त कर सके, उसको वैसे ही वो कांच का गिलास थोड़ी है। और ये नवीं सदी की बात है, उस वक्त डेंजर इस तरह की बात करना भी कितना ज्यादा खतरनाक और बड़ी बात समझी जाती है। इन्होंने अफलातून, सुकरात और थेल्स ऑफ माइलाइटस इन सबको पढ़ा, इनका तर्जुमा किया। फिर एक बड़ी प्यारी टर्म होती है डेथ ऑफ अ ट्रांसलेटर, कि एक ट्रांसलेटर मरा हुआ होता है, कलाम पढ़ता है और इधर लिखता है। इन्होंने एक्टिवली ट्रांसलेट किया और जहाँ जहाँ कमी कोताही थी उसको भी शामिल किया। कुछ इनकी थ्योरीज बाद में रद्द हो गई, लेकिन उसके रद्द होने की बड़ी वजह ये थी कि ये जल्दी जल्दी वो काम मुसलमानों के आगे रख रहे थे। इब्न अल-हैशम को भी इन्होंने ही गाइड किया था कि टॉलमी का जो वो मॉडल है कि आंखों से रोशनी निकलती है, यार ये मुझे दुरुस्त नहीं लगता। और इसके बाद कि रोशनी सीधी लकीर में आती, जो हम इब्न अल-हैशम का कवर कर चुके हैं, ये दोनों आइडियाज इन्होंने उसको दिए थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि इन्होंने मेडिसिन और मैथ्स को जोड़ा, रियाजी और अद्वियात को जोड़ के दिखाया। बहुत असर था इन पर गैलन का। गैलन यूनानी एक
क्या कहेंगे हम डॉक्टर थे काइंड ऑफ। तो इन्होंने कहा डोजेज चुनी कि रियाजी के असूल के मुताबिक हमें मरीज़ का वज़न, उसकी शख्सियत को देखते हुए इसको दवाई देनी चाहिए। अब उस ज़माने के लिहाज से बहुत बड़ी एडवांसमेंट है, बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। तो उन्होंने रियाजी को शामिल किया इसके अंदर। मौसीकी की जो इन्होंने बात की, अलकिंदी ने कहा कि अगर हम मौसीकी का तनासुब पकड़ लेंगे तो ये हमें खुश भी कर सकता है, हमें उदास भी कर सकता है, हमें सेहत भी दे सकता है, हमें बीमार भी कर सकता है। और उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर 5th जो क्या कहेंगे स्ट्रिंग, एक तार एक्स्ट्रा भी, वो अरब एक इंस्ट्रूमेंट ऊद, उसके अंदर ऐड करवाई कि उसका स्केल में एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। मुझे कभी जरा म्यूजिक बजाने का शौक हो तो मुझे समझ है उसकी। तो वो बहुत बड़ा काम है कि रियाजी दां की तरफ से। आम बात जो आप में ऊंचे स्केल को उन्होंने क्या खुशी का बायस करार दिया, या उन्होंने कहा वो शख्सियत देखकर है कि वो आदमी किस तरह का मूड में है, किस तरह की एज में है। हमसे कोई पूछता है कि हमें कौन सा म्यूजिक पसंद, हम कहते हैं मूड पे डिपेंड, मूड पे, एज पे डिपेंड करता है। इमरान भाई दूसरी एक बात जो आप में बैक स्टेज जरा डिस्कस कर रहे थे, किंदी खुद म्यूजिशियन नहीं है, म्यूजिक पसंद नहीं है, एक मजमून की तरह पढ़ा, परखा, उस पर एक मजहबी राय दी और फिर आगे चले गए। आजकल एक वर्ड बहुत मशहूर है, वो है साइफर। ठीक है कि अगर कोई पैगाम छुपा कर देना हो तो कैसे देना। उन्होंने स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए और क्रिप्टोग्राफी लाई। उन्होंने कहा कि कुछ अल्फाज हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे इंग्लिश में आई है, ई है, ए है, वॉवल ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी एक हद से ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसके मानी ये कुछ मैसेज दे रहे हैं, या अगर इनकी फ्रीक्वेंसी कम यूज़ हो रही है, इनकी जगह कोई और लेटर यूज़ हो रहा है, तो इसके मानी है कि कोई बंदा प्ले करना चाह रहा है। ये बात आप अरूज जाके देखें कहाँ आती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के मैसेजेस डीकोड करने के लिए एलन ट्यूरिंग को जरूरत पड़ती है, तो वो एक कंप्यूटर इजाद करता है कि डिसाइफर करे उन पैगामात को। ये बात कितना पहले अलकिंदी कर रहे थे कि अगर उर्दू जुबान का सबसे अहम अल्फ़ाबेट लेट्स से अलिफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसके मानी अलिफ की जगह कुछ और इस्तेमाल हो रहा है। वो छुपा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो और उसको बार बार, यानी कि स्वाद को अलिफ बना के देखो, फिर स्वाद को अलिफ, स्वाद को अलिफ, यानी डीकोडिंग इन्होंने इजाद की। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर थोड़े से ओवरली रैशनल थे, ठीक है, यानी कि ये बहुत ज्यादा जनून उन चीजों में नहीं पड़े। अच्छा, ये जो मौसीकी का मेरा इंटरेस्ट उसमें ज्यादा, जो कि मौसीकी में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, एक्सेप्टेबिलिटी क्या थी उस वक्त इनकी इस थ्योरी की? क्या एक्सेप्ट किया गया इसको? क्योंकि ये एक रियाजी के असूल पर खड़ी थी तो पसंद किया गया। जैसे फिसागोरस ने कोई कंपोजिशंस नहीं बनाई, बट फिसागोरस वाज द वन जिसने कहा था कायनात में मुझे दो ही चीजें समझ आती हैं, एक आवाज़ें और एक आदात। इनका भी काम यही था कि आदात में बहुत महारत रखते थे। आदात से म्यूज़िक को चेंज किया, आदात से उन्होंने आप देखें क्रिप्टोग्राफी को चेंज किया, आदात से उन्होंने सेहत को चेंज करने की बात है, वहीं से उन्होंने मौसीकी को पढ़ा। तो इसके ऊपर काम हुआ मजीद आगे जो इनके बिल्कुल हुआ। अभी हमने पिछले दिनों एक जो साइंसदान कवर किए, उन्होंने जानवरों और मौसीकी के ऊपर काम किया था, और हालांकि वो किसी और फील्ड के थे, और उन्होंने कहा कि मैं ऊंट की रफ्तार को काबू कर सकता हूं, तुम मुझे एक अच्छा साज दे दो। ऊंट की रफ्तार को? हाँ, उसकी नुकेल हटा दो और साज मुझे दे दो, ठीक, तो मैं ऊंट की रफ्तार। लेकिन हमने तो विद द टाइम, अगर हम हमारे अलकिंदी की अगर ये इनोवेशन है और फिर उसके बाद तो इसको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अब इसको बिल्कुल माइनस कर बैठे हैं। हमने तो इसको बिल्कुल इस्लाम के सामने ला के खड़ा कर दिया है। इससे कैसे हम हेल्प ले सकते हैं? अगरचे कि स्पिरिचुअलिज्म मौजूदा अहद जदीद में तो आई बिलीव हमने इसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। अहद जदीद में मेरे ख्याल से हमारा वो जो ताल्लुक टूटा ना रियाजी से, वहां से सारा फसाद शुरू हुआ। तो हमें लगता है कि मौसीकी जो यकदम गाड़ी में बैठकर मौसीकी कानों में आती ये होती है, ये तो यकीनन नहीं होती, और किसी चीज़ के इत्तेदाल से बढ़ जाना खैर के लिए नहीं होता। और जैसे लिरिक्स अब इस्तेमाल हो रहे हैं, शायद मैं अब किसी के साथ बैठ के पसंद ना करूं, लेकिन मैं एक दावत दूंगा, अहयाउल उलूम में इमाम गजाली का एक पूरा चैप्टर है, वो पढ़ लें तो वो आपको बहुत हैरत होगी ये पढ़ के कि हमने मौसीकी जो हमारा इतना अहम हिस्सा थी वो कहीं कहाँ पर। यानी कि वो जो कहा जाता है ना कि मौसीकी रूह की तस्कीन या रूह की ग़िज़ा है, वो इस मौसीकी को नहीं कहा जाता। इस मौसीकी को तो नहीं कहा जाता, इस मौसीकी को नहीं कहा जाता। मौसीकी की तारीफ भी ठीक नहीं है हमारे, क्योंकि मौसीकी की एक किस्म खामोशी भी है, ठीक है, तो अब हमें हमारे पास तो खामोशी भी अच्छी नहीं है। अच्छा, एक अहम चीज़ रह जाएगी, वो है अलकेमी। एक बहुत बड़ा जुनून था और मुसलमान साइंसदानों ने उसमें बहुत काम किया कि दो चीज़ें बनानी है, और हमारे जो बच्चे हैरी पॉटर से मुतासिर हैं, एक एलिक्सर, आई नीड टू मेक अ लिक्विड जिसको मैं पीऊँ और मुझे ज़िंदगी मिल जाए, और लाइफ फॉर एवर, जावेद आब हयात, लेकिन ज़िंदगी ऐसी हो जो ख़त्म ना हो। दूसरी चीज़ ऐसी कि मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला लग जाए कि मैं किसी भी धात को टच करूँ तो वो सोना बन जाए। गजाली, ये किंदी इसके खिलाफ थे। किंदी इसके खिलाफ इसलिए थे कि उन्होंने कहा यार ये सूडो साइंस है, ये पर्पसलेस बातें हैं, ये मैजिक है, ये ट्रिकरी है, ये इमिटेशन गेम हो रही है, इससे हमें दूर रहना है और हमें प्योर साइंस की तरफ जाना है।
प्योर साइंस में रहते हुए उन्होंने सिर्फ यूनान पर मेहनत नहीं की, ही केम ऑल द वे, इंडियन टेक्स्ट पढ़े और इंडियन टेक्स्ट में भी जो 0 डेसिमल है वो उठाकर मुसलमानों के सामने रखा और कहा कि अब कैलकुलेशंस बेहतर होंगी, जिसमें सबसे बड़ा काम इन्होंने ख्वारिज़मी के साथ मिलकर किया। जो यूरोपीय साइंसदान है या फिर आजकल की साइंस जो है वो किस तरह से मुतासर हुई, या कितना क्रेडिट हमें देना चाहिए अल-किंदी को? अल-किंदी को सबसे बड़ा क्रेडिट ये देना चाहिए कि उन्होंने यूनानी टेक्स्ट को जो लाए और पहली बड़ी मुस्लिम तहजीब के सामने रखा, जिससे क्रिश्चियंस के आगे भी ये बात पैदा हुई कि हमें भी इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियंस ने भी बहुत ज़्यादा धकेला था पीछे। दूसरा कि जो 0 का यूज़ हुआ, दैट वाज द गेम चेंजर। सारी गेम तब्दीली तब हुई है जब 0 ऐड हुआ है, हमारी कैलकुलेशंस बढ़ती चली गई, खा वो रुपया हो, वो कायनात की वुसअत हो, वो मेरे अंदर सेल्स हो, हर चीज़ हदूद तोड़ती गई 0 की वजह से। उसकी वजह से एक इन्फिनिटी इन ऑल फील्ड्स ऑफ साइंसेज हमारे सामने, उसमें ख्वारिज़मी और किंदी ने मिलकर जो काम किया वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। और फिर दूसरी बात कि किंदी ने रियाजी को इस्तेमाल किया, जिस तरह मेडिसिन में, मौसीकी में, क्रिप्टोग्राफी में, वहाँ से पता चला। अब आप देखिए, मैं मैनेजमेंट साइंस का स्कॉलर हूँ, मैं मैनेजमेंट साइंस में भी जब कुछ एनालिसिस रन करने होते हैं तो मैं रिग्रेशन रन करता हूँ। मैंने बायोलॉजी में कुछ करना है, वो हो रहा है। डॉक्टर जो बच्चे बनते हैं वो मैथ्स का एक कोर्स पढ़ते हैं। द क्रेडिट गोज टू किंदी के उसने कहा कि हमें किसी भी चीज़ के अंदर वेरिफिलेबिलिटी जो लानी, वैलिडिटी लानी है, रिलायबिलिटी लानी है। सिंपली मींस कि हम मॉडर्न एज की किसी भी चीज़ से किंदी को माइनस नहीं कर सकते। राइट। सबसे अच्छी बात जो मुझे इन तमाम मुफक्किरीन की और साइंसदानों की, मुस्लिम थिंकर्स की लगती है कि इन्होंने अपने आप को एक शोबे तक महदूद नहीं किया, बहुत ज़्यादा शोबों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। थैंक यू सो मच। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अल्लामा इकबाल ने रिकंस्ट्रक्शन में एक जगह पर लिखा है कि तुम एक शोबे का मजमून पढ़ते ही क्यों हो, सामने देखो दरख्त, जो वो जिस जमाओ मकाम में खड़ा है उसको फिजिक्स पढ़ती है, दरख्त को जो मजमून पढ़ता है वो बायोलॉजी है, देखने वाला को बायोलॉजी पढ़ती है, देखने वाला जो इंटरप्रेट करता है वो साइकोलॉजी है। तो दरख्त को देखते हुए 4 मज़ामीन जिस तेजी से गुजरते हैं, तुम एक मजमून पर तस्कीन कैसे अपने आप को महदूद किया जा सकता है। और इंसानी ज़हन में अल्लाह ने उतनी वसअत रखी भी है, हम अगर इसको उतना उस तरह से टैप करें। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप आते हैं तो ऐसी बड़ी थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिसको हम सरफे नज़र कर देते हैं। और एक मकसद ये भी है, ज़ाहिरी बात है, उन सभी शख्सियात को, मुस्लिम साइंटिस्ट को या स्कॉलर्स या थिंकर्स को खिराज तहसीन पेश करना और आपको ये भी बताना कि ये जो हमारी तहजीब, जिसका अब हम रोना रोते हैं कि हम किधर आके खड़े हो गए हैं, अब जिसकी नुमाइंदा OIC जैसी तंजीमें हैं, ये इतनी को गरीब तहजीब या कल्चर नहीं रहा, हमारा बड़ा रिच रहा है। स्टिल ऑल वी नीड कि हम इसके ऊपर दोबारा से आएँ, दोबारा से वो क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करें और मज़हब के जाविये से हटकर तो नहीं, मज़हब को साथ लेकर एक ऐसी सिंक्रोनाइज्ड एटमॉस्फेयर के अंदर काम करें कि हम इन उलूम से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम कुछ मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। उम्मीद है आप हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि ये सेगमेंट जो है आपकी सेहत से मुताल्लिक है। और रमज़ानुल मुबारक की इस ट्रांसमिशन के दौरान आपको पता है कि हमने तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आपकी सेहत का ख्याल रखना है और उसके लिए हमारे साथ हर रोज़ मौजूद होते हैं हकीम साहब, अब्दुल गफ्फार आगा साहब। और आपको बताऊँ सबसे ज़बरदस्त, वैसे तो सबका फीडबैक अच्छा, लेकिन इस सेगमेंट का बड़ा कमाल फीडबैक है। समहाउ लोग वो चीज़ें जो आगा साहब बताते हैं वो ट्राई भी करते हैं, क्विकली आपको रिव्यू दे देते हैं कि आज हमने बात क्या करनी है। आज हमने इंजीर के हवाले से बात करनी है। आई लव इंजीर, आपको बहुत पसंद है, बहुत पसंद होनी भी चाहिए बिकॉज उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक या तिब्बे नबवी के अंदर इसका बड़ा हिस्सा है और बड़ी तलकीन है और जन्नत के हवाले से और कुरान करीम में भी इसका तज़किरा है। सो बहुत सारे फ़वाइद हैं। हम क्या बताएंगे जब हमारे साथ आगा अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। 7वां रोज़ा माशाल्लाह आगा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है माशाल्लाह, ग्रेट। इंजीर माशाल्लाह रेफरेंसेस कुरान करीम के अंदर भी हैं, अहादीस के अंदर भी हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इसकी अफादियत क्या है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तो पहला जुमला वो ये कि जिसने अंजीर को अपना साथी बना लिया ना उसे कब्ज़ होगा ना उसे बवासीर होगी। वाह। अब जो पूरी दुनिया आज गट हेल्थ पर बात कर रही है तो गट हेल्थ की बेसिक चीज़ हम आज अंजीर पे बात कर रहे हैं। कुरान करीम में जिक्र है, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जन्नत का फल है। तो इसकी अफादियत तो बहरहाल अपनी जगह पर ठीक। अंजीर के बारे में एक उमूमी बात ये है कि बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी है कि अंजीर बहुत बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ाती है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो दवा है जो शुगर लेवल को मैनेज करने में हमारी जिस्म की मदद करती है। अच्छा, सब ड्राइड फ्रूट जितने भी हैं
जिनमें ख़ास तौर पर मीठा होता है, उसके बारे में तो कहा जाता है कि वो लाइक आपकी शुगर लेवल को बढ़ाता है। ये अंजीर उनसे डिफरेंट है, मुख्तलिफ है? देखिए, अंजीर की अगर मैं नस्ल को देखूं तो मैं ये कहूँगा कि अंजीर जो है बेरीज में शुमार होनी चाहिए। बेरीज जितनी भी हमारी बेरीज है, अंजीर भी उसी तरह की एक बेरी है। अच्छा, हम लोगों के पास जो तस्वुर है अंजीर का वो ये है कि वो रस्सी में परोई हुई अंजीरें जी, ये असल में वो अंजीरें हैं जिनमें से 88% पानी निकाल दिया गया है। जो हमारे पास पहुंचती है। जी मतलब अब जो फ्रेश है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में उसकी बहुत छोटी सी एक किस्म उगती है जिसे आमतौर पे एबटाबाद के ज़िले के लोग जो है वो फगवाड़ी कहते हैं। ये वही नस्ल है, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। हम जैसे अंजीर कहते हैं वो असल में थोड़ी सी बड़ा फल है। तो हम जो ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं गोल वाली रस्सी में पिरोई, ये शायद अपनी असल अफादियत का बहुत कम हिस्सा लेकर आती है। नहीं, अफादियत पूरी होती है, सिर्फ पानी कम हो जाता है। अब ये बात पर इंसिस्टेंस का मेरा जो उसूल जो मतलब मकसद है वो ये है कि मैं लोगों को ये बात पहुंचा सकूं कि ये जो घर में हमारे यहाँ अंजीर आती है, इस अंजीर में से क्योंकि पानी निकाल दिया गया है, तो इस अंजीर को जब भी आप खाएं रात को अगर पानी में डालकर गर्म करके रख दें और सुबह जब ये फूल जाए तो ये खाएं और इसके साथ पानी जरूर पिएं। वही पानी पी लें। वही पानी। ड्राई होती है ये? ड्राई होती है। इसका क्या फायदा होगा? उसका दो फायदे होंगे। क्या फायदा? एक तो बात यह है कि उसकी जो अफादियत पानी के कम होने की वजह से नीचे चली गई वो पूरी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि गट हेल्थ में जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा कीमत है, दुनिया में हर जगह पर सफाई की एक कीमत है, सफाई के एक उसूल है। हमें अपने पेट के लिए एक ऐसी झाड़ू चाहिए जो बिल्कुल बारीक है। वो बारीक झाड़ू जो है इसबगोल की भूसी है। अगर हमें अपने गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए जरा मोटी झाड़ू चाहिए तो वो अंजीर है। और अगर और जरा मोटी झाड़ू चाहिए तो वो अमरूद है। और अगर बहुत ही ज्यादा मोटी झाड़ू चाहिए तो फिर वो अनार है। अब देखिए इनके जो सीड्स हैं, मसले के लिहाज से इंतखाब करना अपने झाड़ू के सतह में बहुत ज्यादा अंजीर के अंदर फाइबर। अच्छा, रमजानुल मुबारक में हम किस तरह से इस्तेमाल करें इसका, इसकी ज्यादा फायदा उठाने के? रात को पानी में, गर्म पानी में रख दें और सुबह सहर से पहले इस्तेमाल। कितने टुकड़े? 3 से ज्यादा नहीं आमतौर पर। ठीक है। जिन लोगों को शदीद कब्ज और वो शुगर के पेशेंट नहीं है वो 5 तक ले जा सकते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर हमें 3 की आदत पे भरोसा करना चाहिए। इतनी खुराक काफ़ी होती है। और बच्चों के लिए भी मुनासिब है? अगर 1.5 साल से बड़ा बच्चा है तो फिर 1 या 1.5 अंजीर दे सकते हैं। 1.5 साल से छोटे बच्चे को अंजीर उसूली तौर पर नहीं देनी चाहिए। डायबिटीज वाले जो हैं वो किस तरह से कर सकते हैं इसका? मैंने आपसे की कि 2 से 3 अंजीरों में इतनी शुगर होती है कि वो सस्टेन कर सकता है, उसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकता। अच्छा, आपने जो कहा कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है कि इसको जो अंजीर को साथी बना ले, तो साथी बनाने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मिसाल थी? साथी कैसे बना ले? पास रखे, जब दिल करे खा ले, या रोज़ाना की बुनियाद पे खाए? इससे क्या मुराद? रोज़ाना की बुनियाद पर खाएं और मुसलसल इस्तेमाल करें। ठीक है। और अंजीर में क्योंकि थोड़ी सी पोटेशियम लेवल भी होता है, लिहाजा वो लोग जो ज़रा से डिप्रेस्ड हैं वो लोग भी अंजीर अगर इस्तेमाल करें तो उनका डिप्रेशन बेहतर होगा। अच्छा, इसका कोलेस्ट्रॉल से भी ताल्लुक है या जिगर से भी कोई ताल्लुक है? जी, जिगर से ये ताल्लुक है कि एंटी टॉक्सिन होने की वजह से जिगर के अंदर जो टॉक्सिन है उनको ठीक करती है। जब जिगर के टॉक्सिन ठीक करती है तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करने में हमारे जिस्म की मदद करती है। तो अच्छा, ये भी बताइए कि इसका किसी चीज़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल भी फायदेमंद होता है, और अगर है तो वो क्या है? एनी कॉम्बिनेशन इसके साथ? आमतौर पर जो लोग अंजीर इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए कि उन्हें सीने में भरा हुआ बलगम निकालना है। अच्छा। वो इस अंजीर को पानी में उबाल कर उसके अंदर मुलेठी का इजाफा कर लें और वो घोट करके उसको शेक बना करके वो थोड़ा सा अगर आधा कप भी पी लें तो उससे उनके सीने के बलगम के अमराज में फ़ायदा होगा। अच्छा। और आजकल तो मौसम ऐसा है कि जिसमें बलगम लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जितने भी वायरल फीवर से उठे हुए लोग हैं वो सारे के सारे चेस्ट के हवाले से बहुत परेशान रहते हैं जी कोविड के बाद। कोई नुकसान है आगा साहब इसका, अगर ज़्यादा मिकदार में अगर इसको खा लिया जाए? देखिए 3 से लेकर 4
बहुत ज़्यादा हो तो 5, इससे ज़्यादा अगर खा लिया जाए तो फिर वो लूज मोशन की कैफियत पैदा हो जाएगी, इससे कि गट हेल्थ ही ठीक नहीं करता बल्कि गट को साफ करता है। मैंने झाड़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसी। वजन तो नहीं बढ़ेगा इस ज़्यादा खाने से? वजन नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह एक सवाल जो आयशा की क्यों इसका हिस्सा होता है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोटापे को हर बीमारी की जड़ कहा जाता है। मैंने मान लिया आपकी बात। असल बात ये है कि मोटापा नहीं होना चाहिए, ओके उसूल है, लेकिन बात यह है कि मोटापे के उसूल क्या हैं। उसूल ये है कि मोटापा इसलिए बढ़ता है कि आप इनएक्टिव है, वो लोग उसको एब्जॉर्ब नहीं करे, डाइजेस्ट नहीं करे। अच्छा, एक वन क्विक क्वेश्चन अभी मेरे जहन में आ गया। मुझे याद है जब आपने खजूर की अफादियत की बात की थी तो इससे मिलते जुलते फ़वाइद खजूर की भी थे, मतलब जिस्म को लेकर और गर्मी का जो उसका एक एलिमेंट है वो सारा। तो अगर ये दोनों चीज़ें साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं हम? एक शख्स जो है इसकी रूटीन में खजूर खाता है 1 या 2, वो साथ इंजीर भी खा ले या दोनों में से एक इस्तेमाल करे? देखिए बहुत सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब खजूर खाते थे तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ककड़ी खा लेते थे। अच्छा। कभी तरबूज खा लेते थे। अच्छा। तो ये तमाम चीज़ें, और आप ये देखिए अंजीर भी और खजूर भी, ये दोनों गर्म इलाकों के फल हैं, जहाँ पर शदीद गर्मी है वहीं अंजीर पैदा होगा, वहीं पर ही। तो बेहतर एक वक्त में एक का इस्तेमाल किया जाए, एक का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर। साहब थैंक यू वेरी मच, वेरी इन्फॉर्मेटिव एज यूजुअल, बहुत शुक्रिया। इंजीर के बारे में हमने बात की, जो इंजीर को अपना साथी बना ले भाई उसकी ज़िंदगी से गम, बीमारियों वाले गम दूर हैं, ये हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी की रोशनी में हम सारी रहनुमाई तो वहीं से लेते हैं, सब रोशनी तो वहीं से आती है। तो आगा साहब ने आज भी हमारी रहनुमाई की है, तो इंजीर 2 से 3 रोज़ाना की बुनियाद पे खा लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। अब बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के हम उस सिलसिले की जाने बढ़ते हैं जिसमें आपकी जो शमूलियत है वो काबिल दीद है, काबिल सताइश है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें ऐसे वीडियोज़ मौसूल हो रहे हैं जिसमें आप लोग नात ख़्वानी कर रहे हैं, नातें पढ़ रहे हैं और हम तक भेज रहे हैं। आज जिन साहब की नात हम तक मौसूल हुई है, जो ही पहली दफ़ा हमने उसको प्ले किया और सुना, यकीन माने एक ऐसा सिलसिला जुड़ गया हमारा। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़, और ये एक स्पेशल पर्सन है, डिफरेंटली एबल कहना चाहिए इनको, डिफरेंटली एबल पर्सन है। नाम इनका उमर फारूक है और ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, और इतनी पुरसोज आवाज़ है इनकी ज़बान में नात सुनते हैं और वापस आते हैं। तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा वाह क्या जो करम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर भाई आई मस्ट से आप बहुत अच्छी नात पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, अल्लाह ने अगर एक किसी चीज़ में चैलेंज किया है, दिया है आपको, तो बहुत कुछ से नवाज भी दिया है आपको। तो बहुत ही कमाल, आप भी इसका हिस्सा बनिए और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हमें नात भेजिए, हम उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वक्त चूंकि कम है आयशा, हम क्विकली मेरे ख्याल में अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक, आपको पता है कि रूहानी तजदीद का महीना भी है, जिसमें बंदा अपने खालिक के करीब होने की कोशिश करता है। ये महीना सब्र का महीना है, शुक्र का महीना है, इबादत क़ुर्ब इलाही का खूबसूरत इम्तिजाज हम इसको कह सकते हैं। दिन के रोज़े जिस्म की तरबियत करते हैं तो रात की इबादत दिल की पाकीज़गी का जरिया बनती है। ये एक ऐसा मौका है जब इंसान अपनी इस्लाह करके हकीकी कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन कैसे बढ़ सकता है? ये सवालात, ये जितने भी सवालात हैं, इसमें इंसान को चैलेंजेस का सामना रहता है। हमारे साथ आज की नशिस्त में भी मौलाना इमरान बशीर साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस गुफ्तगू को थोड़ा सा खोलते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। मौलाना थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये जो रमज़ान की रूहानियत की बात हम कर रहे हैं, इसके हुसूल के लिए क्या इक़दाम है बुनियादी तौर पर जो किए जा सकते हैं, और जो ये मुक़द्दस महीना हमें मुयस्सर आया अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें किन उमूर का खुसूसी तौर पे आपको लगता है कि ख्याल रखना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम,
कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, मैंने तुम्हारे ऊपर जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, खाली तुम्हारे ऊपर नहीं, ये पिछली उम्मतों पर भी ये फ़र्ज़ थे। और दोनों को रोज़े देने का जो मकसूद था वो क्या था? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, ये रूहानियत हासिल करने वाले बन जाओ। तो रमज़ान में अगर हम रूहानियत हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए खाली खाने पीने से बचने का रोज़ा नहीं, बल्कि अपनी आंखों को पाक करने का रोज़ा भी रखना होगा। यअलम खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह ताला आँख की खयानत को भी जानते हैं और जो दिलों में छुपा हुआ है अल्लाह उसको भी जानते हैं। इसलिए आँख की खयानत से भी अपने आप को पाक करना है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरी जुबान से जो जुमला निकल रहा है अल्लाह उसको भी जानते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना, ये रमज़ान की रूहानियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। ईमान वाला हमेशा पहले सोचता है फिर बोलता है, क्योंकि किरामन कातिबीन, रब ने जो फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं वो हर शय को लिख रहे हैं। और कल क़यामत के दिन अल यौमा नख्तिम अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कल क़यामत में इन सारी चीजों पे मोहरें लग जाएंगी, बोलेंगे। इसलिए इस चीज को सामने रखते हुए हमने रमजान की रूहानियत को हासिल करना है। अच्छा मौलाना, रमज़ानुल मुबारक में रूहानी तरक्की के आसान और मौसर तरीके कौन से हो सकते हैं जो हमारे दिल को और उसके साथ साथ हमारी रूह को भी सुकून बख्शें? कि अल्लाह ताला ने कल क़यामत के दिन समात से यानी कानों से अलग पूछना है, वल बसर आंखों से अलग पूछना है, वल फुआद दिल से अलग पूछना है, एक एक चीज से पूछा जाना है। इस तस्वुर को जब हम सामने रखेंगे तो हमें रमजान की रूहानियत हासिल करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसको एक और अंदाज से अगर आप समझना चाहें तो कुरान पाक की एक सूरत है, सूरतुल आदियात, उसमें अल्लाह ताला रूहानियत को बड़े खूबसूरत अंदाज में पहले रूह की बीमारी का जिक्र करते हैं, फिर इसका इलाज क्या है उसका जिक्र करते हैं। चुनाचे शुरू के अंदर फरमाया अल्लाह ताला ने, वल आदियाती ज़बहा फल मूरियाती क़दहा फल मुगीराती सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ, ये घोड़ों की मुख्तलिफ हालतें बताई कि घोड़ा ना गर्मी को देखता है, सर्दी को देखता है, न पत्थर को देखता है, ना आग को देखता है। मालिक जहां कहता है वो कूद पड़ता है बगैर इस चीज के देखे कि इसमें मेरी बॉडी को फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। वो हर चीज को कुर्बान करते हुए अपने मालिक की बात पे लब्बैक कहता है। अच्छा, लेकिन मौलाना आज का दौर ऐसा है कि इंसान दुनियावी जिम्मेदारियों से मुकम्मल किनारा कशी तो नहीं इख्तियार कर सकता। ऐसे में रूहानियत और मादी जिंदगी के दरमियान हम तवाज़ुन किस तरह से पैदा कर सकते हैं? अब कुर्बान जाइए रब की रहमत पर, इसका इलाज भी इरशाद फरमा दिया, अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर, कि फिक्र आखिरत को जब तुम सामने रखोगे कि मरने के बाद उठना है, कब्र वाली जिंदगी को सामने रखोगे, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौम इदिल लखबीर, रब ने एक एक चीज की खबर देनी है। तो ये चीज तुम्हें दुनिया की मोहब्बत से और दुनिया में रहते हुए जितने तुम जुल्म सितम कर रहे हो, अपने कुलीग्स को तंग कर रहे हो, वालिदैन को तंग कर रहे हो, रिश्तेदारों को, और रिज़्क़े हराम की तरफ, जितनी भी गलत चीजों की तरफ तुम जा रहे हो, उसकी बुनियादी एक ही वजह है कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत है। इसकी बजाय तुम आखिरत की मोहब्बत को, कि कब्र में मैंने एक दिन जाना है, अफला यअलम
इदा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, और वहां से उठाया भी जाना है। व हुस्सिला मा फिस सुदूर, जो कुछ सीनों में है रब ने सब कुछ पेश करना है। इसलिए इस चीज को सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमें रूहानियत नसीब होगी। ठीक है मौलाना, बहुत शुक्रिया आपका। खूबसूरत अंदाज में हमेशा अंदाज में और सवालात भी हमने कोशिश की है, क्योंकि ये जज्बात की तर्जुमानी है और ये बहुत ज़रूरी है, इन नुकात पे बात करते रहें ताकि हमारी एक रूहानी ताजगी का अमल साथ साथ चलता रहे। आज के शो में भी तजदीद ईमान होती रहे, बिल्कुल। और आज भी हमने कोशिश की कि अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ लोग, ज़बरदस्त मेहमान आपके साथ रखें। अपना फीडबैक प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिए। हम कल फिर इसी कोशिश के साथ दोबारा आपके सामने आएंगे और रोज़े को अच्छे से गुजारने की कोशिश। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।